स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं दीपांशु भंडारी। आप देख रहे हैं जी बिजनेस बंधन म्यूचुअल फंड के स्टूडियो से। स्वागत है आपका और बात करनी है पूरे बाजार के एक्शन की। स्वागत है आपका भी अनिल जी। स्वागत है दीप, हमारे सभी दर्शकों का। और आज मतलब ये वैसा वाला मार्केट है जहां आप आराम से 12 से 3 पे अगर पिक्चर देखकर आ जाएं तो ज्यादा इंडेक्स में कुछ मिस नहीं किया आपने। कोई मिस नहीं किया, लेकिन हाँ स्टॉक स्पेशली एक्शन बाजार में है। तो पूरी तरह से बिल्कुल कल ही की तरह आज भी सीमित दायरे में कारोबार करते हुए बाजार, और बचा हुआ 1.5 घंटा होगा आपके लिए बेहद इंटरेस्टिंग। इसलिए नहीं इंटरेस्टिंग कि बहुत कुछ उछल कूद हो जाने वाली है, वैसी उम्मीद हमें है भी नहीं, लेकिन इसलिए इंटरेस्टिंग है कि आज की क्लोजिंग बहुत अहम रहेगी, क्योंकि आप मंथली एक्सपायरी वाले हफ्ते में हैं। कल से आप एक्सपायरी वाले ट्रेड पर आ जाएंगे, और इस बार शुक्रवार को कुछ बेहद इंटरेस्टिंग और होने वाला है। तो उस लिहाज से आज का क्लोजिंग बाजारों का टोन सेट करेगा अगले 2 दिनों के लिए, उस लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा। आइए अब तक की बाजार की बड़ी बातें आपको हम बता दें। सीमित दायरे में है बाजार, और निफ्टी लगभग 19,650 के आसपास, 675 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कल के लेवल के आसपास ही बैंक निफ्टी लगभग 100-125 पॉइंट कमजोर है, और सेंसेक्स में नुकसान लगभग 50 पॉइंट का है। स्मॉल कैप इंडेक्स आज फिर से लगातार तीसरे दिन तेजी से 0.5% मजबूत है। मिड कैप इंडेक्स एकदम फ्लैट है। आप देखिए मिड कैप इंडेक्स में दीप गजब का चेंजेस है। निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स दोनों देखिए एक बार, जब लगाइए स्क्रीन पर, निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स दोनों दिखा जाए। 1 पॉइंट नीचे निफ्टी है, 2 पॉइंट नीचे मिड कैप इंडेक्स। उससे आप अंदाजा लगा कुछ भी नहीं करने के मूड में। यहाँ पर एक्चुअल एक्शन आप देखते हैं, मिड कैप इंडेक्स 2 पॉइंट, निफ्टी 2 पॉइंट, ये हाल है इस वक्त। तो ये कुल मिलाकर बिल्कुल ठंडा कारोबार ब्रॉडर मार्केट में होता हुआ। सेंसेक्स जरूर 50 पॉइंट नीचे है। आईटी इंडेक्स ये है कमजोर कड़ी बाजार की, लगातार छठे दिन फिसलता हुआ आईटी इंडेक्स। और डाउ फ्यूचर्स सुबह से जो दबाव बना रहे हैं वो बनाए रखें, कम नहीं हो रहा। 100 से 125 पॉइंट की रेंज में डाउ फ्यूचर्स लगातार कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और 70-75 अंक नीचे आपको दिखेंगे इस वक्त नैस्डैक फ्यूचर्स। यूरोप के बाजार मिले जुले कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा ऊपर तो थोड़ा नीचे। कोई खास रुझान यूरोप के बाजारों से आपको मिलता हुआ नहीं दिखेगा इस वक्त। और एशियाई बाजारों में अगर आप देखें तो आज नुकसान के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखा है। तो ग्लोबल संकेत ढीले ढाले कहे जाएंगे। तो ढीले ढाले ग्लोबल संकेत हैं सर। और कल एकदम फ्लैट था निफ्टी, आज एकदम फ्लैट है निफ्टी। कल 150 पॉइंट ऊपर था बैंक निफ्टी, आज 100 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी। कल मिड कैप 0.5% ऊपर था, स्मॉल कैप फिसला था। आज स्मॉल कैप 0.5% ऊपर है, मिड कैप कुछ करने के मूड में नहीं है। तो मतलब नेट 2 दिन में बाजार लिटरली कुछ भी करने के मूड में नहीं है। रुपया भी आपका 5 पैसे कमजोर है। चल क्या रहा है सर ये बाजार में? मतलब फेड की पॉलिसी हो गई, अगले ट्रिगर का इंतजार है, तब तक ऐसे ही कंसोलिडेट करना है? दीप एक्चुअली आज की जो ये ठंडा कारोबार है, इसमें ग्लोबल का बहुत ज़्यादा लेना देना भी नहीं है। ग्लोबल के हिसाब से हमें चलना होता तो हम गिर ही जाते जी। फिर हमें गिरने के लिए और क्या चाहिए? आपका डॉलर इंडेक्स ऊपर है, बॉन्ड यील्ड मजबूत है, अमेरिका के फ्यूचर्स 125 पॉइंट नीचे है, एशिया आप लाल में देख रहे हैं पूरा का पूरा, यूरोप में भी कोई जोश उत्साह उमंग तो है नहीं। तो फिर गिरने के लिए और क्या चाहिए? मतलब और क्या धक्का ही देके गिराए कि क्या करें? मतलब तो हम गिर ही सकते हो, लेकिन फिर भी हम गिर नहीं रहे। ठीक है, ये भी अपने आप में अचीवमेंट है। तीसरे दिन स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% मजबूत है, मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, वहां पर खरीदारी हो रही है। ब्रॉडर मार्केट में कोई हाल इतना बुरा है नहीं, बढ़ने वाले और घटने वाले शेयरों की संख्या बराबर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो लगभग बराबरी का मामला है। तो लोकल ट्रिगर्स आपके लिए थोड़े ठीक ठाक है, खराब तो नहीं है, अच्छे तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, क्योंकि एफआईएस के बिकवाली का प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ है। लोकल फंड अपनी ताकत से खरीदने की कोशिश करे तो वो बैलेंस आउट करने की कोशिश हो रही है, और यही वजह। अच्छा, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आ चुके हैं। अब इंटरेस्टिंग क्या है, अब बचे हुए 1.5 घंटे के लिए इंटरेस्टिंग ये कि पहली चीज़ आप एक कॉन्फिडेंस अपने आप में रखिए कि आप 19,600 आज नहीं तोड़ेंगे, इसके नीचे बंद नहीं होंगे। ये कॉन्फिडेंस आप अभी रख सकते हैं, भले ही 100-125 पॉइंट डाउन नीचे है, लेकिन अगर हाँ ये डाउ घटा के 150-200 पॉइंट और ज़्यादा घट जाए तो फिर एक आपके लिए रिस्क हो सकते हैं। बट लग ऐसा रहा है जो डेटा बने हुए हैं दीप, और जो अब तक का ट्रेडिंग पैटर्न है, कल के लो 19,600 को आप होल्ड कर पाएंगे। ये तो नीचे की बात होगी। ऊपर कितना जा सकते हैं? 19,700 पर भी दबाकर कॉल राइटर बैठे हुए दिन के लिहाज से, तो ऊपर जाने में मुश्किल तो आएगी, लेकिन फिर भी अगर 2:30 बजे के पहले आप 19,700 को पार करके टिकते हैं 2:30 बजे मेरी स्टडी आने के पहले, तो फिर आप 19,750 ये अगला पर आपका पड़ाव हो सकता है, जाने की कोशिश हो सकती है। बट तब तक ब्रॉडली ये लग रहा है 19,600 19,700 की रेंज को बाजार ट्रेड करना चाहता है। ये निफ्टी की बात हुई। अब आइए बैंक निफ्टी। आज का लो 44,525 के आसपास का है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो 44,525, 550, 625, इसी रेंज में आपको खरीदना है। अगर बचे हुए समय में 44,550, 625 की रेंज में आए तो हल्की फुल्की खरीदारी करनी है। ऊपरी स्तरों पर 44,750
कल का क्लोज है 766 का, तो 750 के आसपास 800 के आसपास आते वहीं प्रॉफिट बुकिंग आती है। एक बार 800 को पार करके ठीक है तो 44,900 45,000 के रेंज में जाएंगे, वहां प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो ऐसा लग रहा है डेटा देखकर और माहौल देखकर इंडेक्स को कोई बहुत ज़्यादा उछल कूद करने की मर्जी आज है नहीं। आज का दिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा है। कई सारे मिड कैप्स हैं, स्मॉल कैप्स हैं जो मजबूत भी हैं और जहां प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो अच्छी खासी हो रही है। आप देखिए आज भी वायदा कारोबार में दीप कोई ऐसी कमी नहीं है स्टॉक की जो एक्शन में ना हो। कोई डिक्सन जैसा स्टॉक 4% है, रेमको सीमेंट जो आमतौर पर, एसएल जिसका हमने जिक्र किया 3%। जनरली ये वो स्टॉक से जो सुर्खियों में नहीं होते yes, लेकिन उसके बावजूद आज एक्शन। तो आज दिग्गजों से हटकर निफ्टी सेंसेक्स से हटकर बैंक निफ्टी से हटकर एक्शन थोड़ा ब्रॉडर मार्केट में सेलेक्टिवली स्टॉक स्पेसिफिक होता दिखा है। अच्छा ऐसा भी नहीं कि कोई सेक्टोरल थीम बड़ी निकल कर आ रही है। सेक्टोरल थीम में एक ही थीम है, आईटी कमजोर, इसके अलावा कोई बड़ी सेक्टोरल थीम भी नहीं है। तो आई थिंक कुल मिला के थोड़ा शांत वाला माहौल है। जब तक क्रांति ना आए तब तक शांति है। जब तक क्रांति नहीं है तब तक शांति है। ठीक है, वैसे क्रांति एक शेयर में आ रही है 12.5% ऊपर अभी भी दिख रहा है। कोचिन शिपयार्ड सर, अरे क्या हुआ? आई डोंट नो, ये अब ये बाकी दोनों कंपनी ने डिसाइड किया है कि मजगांव वाली मूव्स हम भी दिखाएंगे या फिर कुछ और है, बट कोचिन शिपयार्ड अभी अभी एक फ्रेश अप मूव आ रही है। सुबह से ही बजेंगे बट अभी देखिए 12.5% ऊपर हो गया, तो इसमें कुछ एक्शन आपके लिए आ रहा है। दूसरा एक्शन अभी आया नहीं है बट खबर आपके सामने आ रही थी जीएसटी काउंसिल की बैठक को लेकर। 7 अक्टूबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक है और समझ में आ रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग के वैल्यूएशन पर नोटिफिकेशन आ सकता है। अब ये जरूरी है इस समय, जिस तरह से अक्रॉस द बोर्ड गेमिंग कंपनीज को नोटिफिकेशंस भेजे गए हैं उसका जायजा लेने के लिए। इनफैक्ट थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे भी कि डेल्टा कॉर्प को तो बड़ा गया ही है सिग्नल, उसके बाद भी काफी सारी और कंपनीज को भी ये नोटिस गया है, उसका भी क्या इंपैक्ट है ये इस पर भी करेंगे चर्चा। बट रखिए नजर, कुछ फैसले आ सकते हैं 7 अक्टूबर, अभी समय है थोड़ा, बट 7 अक्टूबर को ये बैठक होने वाली है जीएसटी काउंसिल की। आइए हमारी टीम है तैयार फिलहाल जो इस समय की बड़ी खबरें और आने वाले इवेंट्स के बारे में बात करने के लिए। नुपुर और अरमान गुड आफ्टरनून, आपसे करते हैं शुरुआत। बताएं कौन से इंपॉर्टेंट खबरें जहां पर रखनी है नजर। जी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आईपीओ अपडेट्स की अगर आप बात करें तो मनोज वैभव जेम्स यहाँ पर डे 3 है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन यहाँ पर अगर आप देखें लगभग 1.4 टाइम्स जो है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें अगर आप बात करें रिटेल का हिस्सा लगभग 1.3 टाइम्स है, एनआई का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो 2.5 टाइम्स है और क्यूआईबी का हिस्सा लगभग 78% बढ़ता हुआ दिखा है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा यहाँ पर ओवरऑल सब्सक्रिप्शन जो है ये पूरा बढ़ता हुआ दिखा है, 1 गुना पूरा जो है बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा लगभग 3 गुना बढ़ चुका है, एनआई की अगर आप बात करें 1.6 गुना और क्यूआईबी जो है वो लगभग 5% जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है। अपडेटर सर्विसेज जिसका दूसरा दिन है, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखें तो 13% बढ़ा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 53% है और एनआई का हिस्से की अगर आप बात करें तो लगभग 12% बढ़ा है। खबरों पे आ जाते हैं। खबरों में सबसे पहले एनएमडीसी पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि ब्लूमबर्ग के हवाले से यहाँ पर खबर आती हुई दिखी है। 2023 के पहले 8 महीनों में भारत का जो आयरन और एक्सपोर्ट है वो बढ़कर 2 गुना होता हुआ दिखा है। और उसी के साथ साथ बेस्ट एग्रो लाइफ, ये एक्सक्लूसिव खबर भी है जहाँ पर अगर आप देखें आईटी का इन्वेस्टिगेशन जो है डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर सर्च कर रही है और कंपनी ने जी बिजनेस के ईमेल का हालांकि अगर आप देखें तो जवाब नहीं दिया है। वीपीआरपीएल इसकी बात करें तो कंपनी को लगभग 634 करोड़ का ऑर्डर मिला है। डिलीवरी यहाँ पर अगर आप बात करें स्टार्टअप्स के लिए इन्होंने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम जो है वो लॉन्च करते हुए दिखे हैं और ये वेलोसिटी नाम से जो है इन्होंने एक्सीलरेटेड प्रोग्राम वो लॉन्च किया है। ग्लेंड फार्मा यूएस एफडीए से हैदराबाद यूनिट को ईआईआर मिला है। सुविन फार्मा की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल से इनको मंजूरी मिलती हुई दिखी है। मंजूरी किसके लिए? क्योंकि अगर आप देखें ब्रहंदा लिमिटेड जो कंपनी में 76% हिस्सा खरीद की जो है वहाँ पर मंजूरी आती हुई दिखी है। अनुपम रसायन कंपनी ने गुजरात सरकार के साथ 3 एमओयू जो हैं वो किए हैं और ये 150 हेक्टेयर में अफोरेस्टेशन के लिए जो है ये एमओयू करते हुए दिखे हैं। उसी के साथ साथ फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक को आईपीओ की सेबी की जो है मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और अंत में कई सारी ब्लॉक डील्स हैं जिसमें वोल्टेम की बात करें तो लगभग 12 लाख शेयर्स जो कि 12% इक्विटी है, ईएमआई लगभग 18 लाख शेयर्स, हैदनबर्ग सीमेंट की बात करें 10 लाख, एसबीआई कार्ड 13 लाख और ओएनजीसी 11 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे। कुछ बड़ी खबरें और बड़े सौदे आज हुए हैं। नुपुर गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हैं बाजार के लिए?
गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आईपीओ से ही शुरुआत करते हैं। मनोज वेबर जेम्स एंड जूरस, जहां पे जो आईपीओ है वो आज बंद होने वाला है। 270 करोड़ की इसकी साइज। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है हमारे डॉक्टर एस जयशंकर साहब, वो आज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उसका 78 सेशन है वहां पर एड्रेस करेंगे, तो यहाँ पर भी रहने वाली है नज़र। ग्लोबल से यूएसए में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का जो डेटा है वो आते हुए दिखेगा सितंबर के महीने से, तो यहाँ पर भी आपको रखनी है नज़र। कल की बात करें तो कैफिन टेक्नोलॉजी फोकस में आने वाला है, क्योंकि बोर्ड बैठक है नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल जो शेयर्स है उसके बायबैक पर कंपनी विचार करेगी, तो स्टॉक फोकस में रहेगा। लिखिता इंफ्रा, जहां पे बोर्ड बैठक है क्यूआईपी के द्वारा फंड जुटाने पर भी यहां पर विचार होने वाला है, तो अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बीएसई पे रखेगा नजर। जो बायबैक की प्रक्रिया चालू हुई थी 21 तारीख को, वो कल बंद हो जाएगी। करीबन 35 लाख शेयर इसमें दिए जा रहे हैं और जो भाव है वो 1080 का है। टेंडर ऑफर के जरिए बायबैक किया जा रहा है। एचएमए एग्रो पर भी रखनी है नज़र। हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी। 50% जो आईपीओ लॉक इन है वो कल ओपन हो जाएगा 90 डेज वाला, जिसमें 50% जो इक्विटी है वो ओपन अप होती हुई दिखेगी। आईपीओ की लंबी सूची है कल के लिए। सिग्नेचर ग्लोबल की कल लिस्टिंग होने वाली है, साथ ही साथ साइंस सिल्क की भी कल होगी लिस्टिंग। दोनों लिस्टिंग पे रहने वाली है नज़र। इसके अलावा वैलेंट लेबोरेटरीज और जेएस का जो आईपीओ है वो ओपन होते हुए दिखेगा, और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा साथ ही साथ एडेप्टर सर्विसेज, ये दोनों जो आईपीओ जिनके आज दूसरे दिन है वो कल बंद हो जाएंगे। तो लंबी सूची है आईपीओ के लिए आज से। कल वर्ल्ड टूरिज्म डे भी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट इवेंट है। साथ ही साथ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो थर्ड ओडीआई है 1:30 बजे, वो भी कल होगा। गुरुवार की बात करें तो बैंक हॉलीडे ईद के चलते तो करेंसी मार्केट जो है वो बंद रहेंगे, लेकिन इक्विटी मार्केट्स ओपन रहने वाले। गणपति विसर्जन भी है गुरुवार के दिन। निफ्टी में कुछ चेंजेस है। नेक्स्ट निफ्टी 50 की बात करें तो इंक्लूजन में पीएनबी, श्रीराम फाइनेंस, ट्रेंड, टीवीएस मोटर्स और जायडस लाइफ जैसे कुछ स्टॉक्स इंक्लूड हो जाएंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 जो क्लोजिंग होगी थर्सडे से उसके बाद से। और एक्सक्लूजन में आपको दिखेंगे एसीसी, नाइका, एचडीएफसी, एएमसी, इंडस टावर, पेज इंडस्ट्रीज, साथ ही साथ निफ्टी 500 के भी जो चेंजेस हैं वो भी एप्लीकेबल होते हुए दिखेंगे। आईपीओ से यात्रा की जो लिस्टिंग है वो गुरुवार के दिन होगी, तो यहाँ पे रहेगी नज़र। और ग्लोबल से यूएसए में Q2 जीडीपी का डेटा आने वाला है, तो यहाँ पर भी रहने वाली है नज़र। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन आज खबरों के और इवेंट्स के दम पर आता हुआ। विसर्जन किस दिन रखा है, गुरुवार या शुक्रवार? गुरुवार सर। गुरुवार यानी परसों विसर्जन है। ओके, वंडरफुल, नाइस। ओके, आइए बढ़ते आगे और मुलाकात की जाए हमारे एक्सपर्ट से। सबका है स्वागत। कुणाल जी, सुमित जी, हिमांशु जी और मेहुल कोठारी साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ज्यादा मुस्कुराते हुए सुमित जी के लिए पहला बिगुल, सुमित के सुपरहिट। तो समझ तो गए होंगे आप, सुमित जी को मुस्कुराते देख के मेरे को बिल्कुल वो पुराने स्कूल के ज़माने की याद आ गई। जब भी मैं भी पहले से स्कूल में हमेशा होमवर्क करके जाता था तो चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी, और अगर जब होमवर्क करके नहीं जाता टीचर आ गई क्लास में तो इधर उधर नीचे इधर ऐसे ऐसे देखते थे। तो सुमित जी एकदम कैमरे के सामने देख के मुस्कुराते हुए आपका राज हमें समझ में आए, बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, मुस्कुराहट तो हर बार रहती है, लेकिन आपने इस बार अलग वे में उसको पकड़ना पड़ेगा। इस बार आप कह सकते हैं चाहे तो कि मेरी गलती निकाल सकते हैं, बहुत लंबे समय बाद आप पकड़ पाए। जी सर। चलिए, कोई नहीं अनिल जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक जो अभी मेरे रडार पे है उसका भाव चल रहा है 187.40, 187.50, 187 रुपए 40 पैसे, 187 रुपए 50 पैसे का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है ओएनजीसी। ओएनजीसी के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। स्टॉक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। स्टॉक पिछले 3-4 दिनों में ऊपरी लेवल से दबाव दिखाया और अब आज वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम कर रहा है, जिसमें कल का हाई ब्रेक हो चुका है और परसों का हाई जस्ट अभी ब्रेक करने को तैयार है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ओएनजीसी के अंदर यहां से एक अच्छा जंप ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। इमीडिएट टारगेट इसके 192 रुपए के होंगे, फिर 195 रुपए तक का मूव देखने को मिलेगा। ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशन टारगेट में 200 रुपए का लेवल इस बार क्रॉस करेगा। नीचे के अंदर जो इसका सपोर्ट दिखाई दे रहा है 184, 185 के पास है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस 184 का लगा के ओएनजीसी में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। पहला टारगेट 192 रुपए का, दूसरा टारगेट 195 रुपए का। तो ये दो टारगेट के लिए करें ओएनजीसी में खरीदारी। आइए बढ़ते आगे और बिगुल है आप अगला मेहुल कोठारी साहब के लिए, बीटीएस डबल टी। बताएं मेहुल जी।
अनिल जी, जिस हिसाब से कोचिन शिपयार्ड चल रहा है, मुझे लग रहा है कि जीआरएससी में भी ऑलरेडी मूव आ गया है, स्टार्ट हो गया है। मझगांव डॉक में अगला मूव आ सकता है। 2265 का रेट है, 2210 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना है। 2360 रुपए का टारगेट रहेगा मझगांव डॉक में। डॉक पर भी रखिए नजर। पहले लीडरशिप इससे आई थी, उसके बाद अब लीडरशिप कोचिन शिपयार्ड की हो रही है, बट कैचअप के लिए मझगांव डॉक भी तैयार हो रहा है। शिपयार्ड स्टॉक्स आपको जबरदस्त एक्शन में दिख रहे हैं, डिफेंस और शिपयार्ड्स दोनों पर रखनी है आज के लिए नजर। आइए चलते हैं हिमांशु जी के पास, उनकी भी एक कॉल है तैयार। हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू यू दीप, गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप, BHEL खरीदारी करनी है। ये पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में काफी अच्छा बेस बनाता हुआ नजर आया है 122 123 के आसपास, और आज जिस तरह की रिकवरी स्टॉक में लोअर लेवल से बनती हुई नजर आ रही है, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक एक बेस बना चुका है। और मुझे लगता है 1 से 2 दिन का अगर नजरिया रखा जाए तो 130 132 रुपए के लिए के टारगेट्स के लिए BHEL में करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। कैपिटल गुड्स डिफेंस स्पेस से जुड़ा स्टॉक, इस पर रखिए नजर। यहां पर भी एक्शन आ रहा है। और PSUs बेसिकली ये थीम बन रही है। तीनों स्टॉक्स आपके PSU सेक्टर्स के हैं, ONGC सुमित जी का, मझगांव डॉक मेहुल जी का और BHEL हिमांशु जी का। यहां पर आपको मोमेंटम बनते हुए दिखेगा। बट आइए, आज सुबह हमने बात करी थी JSW इंफ्रा के IPO के, उसके बाद हमने अपडेटर सर्विसेज के मैनेजमेंट से बात करी है। अब इस IPO में आपको क्या करना है ये बताने के लिए तैयार हैं अनिल जी। वैसे आज दूसरा दिन है सर, अब तक थोड़ा ठंडा रिस्पॉन्स इस IPO को मिल रहा है। आपकी स्टडी क्या कहती है, क्या करना चाहिए इस इशू में? दीप, सिर्फ हाई रिस्क लेने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा लगाना चाहते हैं, उन्हीं के लिए अप्लाई करने की राय है। राइट। तो मतलब मैं अवॉइड भी नहीं रहना चाहता और पैसा लगाने की इच्छा भी नहीं है एकदम कूद कर। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। तो पहली चीज तो कि आपकी रिस्क लेने की ताकत होनी चाहिए। रिस्क लेने से मतलब है कि अगर कल गलती से इशू प्राइस के नीचे लिस्ट हो जाए तो आपको मन ना दुखे, उसको रिस्क लेना कहते हैं। 300 रुपए की इशू प्राइस रहेगी, 280 से 300 का। और वो इसलिए है कि थोड़ा सा रिस्क लेने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं वो और व्यू या तो लॉन्ग टर्म का रखें, या दूसरा तरीका ये है कि आप लिस्टिंग के बाद भी इसे खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों में से कोई भी आप ऑप्शन लेकर चल सकते हैं, या तो आप लिस्टिंग के बाद खरीदें या फिर करें। आइए, पॉजिटिव्स आपके सामने आएंगे स्क्रीन पर। मैं थोड़े से आपके जल्दी से पॉजिटिव्स रख दूँ, क्या क्या चीज़ें कंपनी में अच्छी है वो मैं आपको बता दूँ। मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। तो जो काम ये कर रहे हैं 2 तरह का, एक फैसिलिटी मैनेजमेंट का है और दूसरा वो बिजनेस सर्विसेज जो देते हैं। दोनों में इनका अनुभव काफ़ी अच्छा है और उस हिसाब से एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट के साथ आप जा सकते हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि इनका जो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो लगातार एक्विजिशन करते हैं और एक्विजिशन करके इन्होंने अपनी कंपनी को बड़ा बनाया है। तो एक्विजिशन करने में क्या होता है, एक तो आप कंपनी ऐसा ही आइडेंटिफाई करो, सही दाम पे खरीदो और उसके बाद उसके स्टाफ को आप अपने साथ में मिला लो। तो इंटीग्रेशन करना और प्रॉफिटेबल इंटीग्रेशन करना आसान काम नहीं है। एग्जैक्टली, इसमें इनकी मास्टरी है। राइट। तो मैनेजमेंट उस लिहाज से भी बहुत अच्छा है। तीसरी चीज जो है कि ग्रोथ का जो आउटलुक आ गया, ये अब जैसे आप किसी भी जाते हैं ना, हॉस्पिटल में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, है ना, कहीं ऑफिसेज में जा रहे हैं, सारे चमकते हुए एकदम दिखते हैं। तो ये चमकाने वाले यही लोग हैं। इनका स्टाफ है जो ये काम करता है। तो ये बिजनेस बहुत बढ़ रहा है जी। आजकल हर एक को अपना ऑफिस, मतलब हॉस्पिटल देखो ना, हॉस्पिटल कहाँ रहे, 5 स्टार होटल हो गए, है ना, एकदम साफ सुथरे चमकते हुए। तो जो और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनमें सारे इन्हीं से कंपनियों को दिया जाता है कि आप ही काम करो। तो ये जो एकदम साफ सफाई, नीट एंड क्लीन रखना और सारी चीजें व्यवस्थित रखना करना, ये एक प्रोफेशनल काम हो गया। तो इसलिए आगे ये बिजनेस बहुत बढ़ने वाला है। तो ग्रोथ की संभावनाएं गजब की है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये 3 बहुत अच्छी चीजें। नेगेटिव क्या है? अट्रिशन रेट, मतलब जो कितने लोग नौकरी छोड़ के जाते हैं 77% है। मतलब हर तीसरा आदमी नौकरी छोड़ देता है 1 साल में। तो ये बहुत ज्यादा है। अब या हो सकता है नीचे के लेवल के लेबर वाले क्लास होते तो वो जल्दी बदल लेते हैं थोड़ा, अब रीजन जो भी हो, लेकिन वो एक थोड़ा ज्यादा है। दूसरा,
हाफ का डेट इक्विटी रेशियो, जनरली इस बिजनेस में डेट इतना होता नहीं है। Exactly. और बाकी जो लिस्टेड कंपनियां जो हैं उनका कर्ज काफी कम है, थोड़ा ये इश्यू से अपना कर्ज कम कर देंगे, लेकिन वही वाली बात है, फिर एक्विजिशन करेंगे फिर कर्ज लगेगा। इनका कर्ज भी इसीलिए ज्यादा है कि कंपनियां अक्वायर करते तो पैसे देने पड़ते हैं, है ना। तो अब वो वापस डेट बढ़ ना जाए, वो वाली बात है। और जो खास वजह जिसकी वजह से सब कुछ बढ़िया है, ये दो छोटे मोटे नेगेटिव है ये भी मैं छोड़ दूं, महंगा है इंडस्ट्री एवरेज के मुकाबले। जो मेरे पास पुराने डेटा हैं अब तक के जो प्रोस्पेक्टस में, फ्यूचर कितना क्या करेंगे वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट फ्यूचर आउटलुक तो बोल नहीं सकता। तो हमें तो जितना पास्ट डेटा दिख रहा है, पास्ट डेटा के हिसाब से हर एक रेशियो के लिहाज से देखें, प्राइस टू बुक देखें, EBITDA देखें, पी मल्टीपल पे देखें, जो लिस्टेड कंपनियां उनके मुकाबले में महंगा है। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा लिस्टिंग पर बहुत पैसा बनेगा, पता नहीं, मार्केट के मूड माहौल पे भी डिपेंड करता है। सो आई थिंक बेटर ये है कि आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से लगाएं, और या फिर लिस्टिंग के बाद खरीद लें, या ये सोच के चलें कि थोड़ा 5-15% ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे डर नहीं है। बिजनेस अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, लोग अच्छे हैं, बात किया बड़ा आनंद आया, अच्छे लोग हैं, काम समझते हैं, डायरेक्शन भी क्लियर है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लगा रहे हो तो फिर लगा लीजिए, और लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हो तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए लगा रहे हो तो मत लगाइए, लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हो तो दिक्कत नहीं। समझ गया, ठीक है। तो ये है आपके लिए अपडेटर सर्विसेज। ज्यादा जोखिम लेने वाले निवेशक ही लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पैसे लगाकर चल सकते हैं। देखते हैं आईपीओ को। अब तक तो थोड़ा सुस्त रिस्पॉन्स मिला है, बट आज का सेशन बाकी है, कल का एक पूरा सेशन है, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स इसे मिलेगा। बट रिस्पॉन्स बाजार दे रहा है शिपिंग स्टॉक्स पर। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस पर भी रखिए नजर, वहां पर भी एक मूव अभी अभी आपको आती हुई दिखी है। सारे शिपिंग स्टॉक्स, शिप बिल्डिंग भी स्टॉक्स मूव कर रहे हैं, शिपिंग स्टॉक्स भी मूव कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ स्पेसेस रहेगा। पिछले 5 मिनट में स्पाइक देखे सर, जो अभी अभी आते हैं। खबर तो कोई आई नहीं, लेकिन ये मतलब एक सेक्टर को लेकर जो धड़ाधड़ एक्शन जो बनता दिख रहा है, उसका मजा ही अलग है। थोड़ी देर में नितिन जी भी हमारे साथ जुड़ने को तैयार, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का आपको एक कोई बेहतरीन स्टडी देने के लिए वो भी तैयार होते दिख रहे हैं। उनके पास पहुंचेंगे भी जैसे ही नितिन जी रेडी होंगे। आइए, तैयार है फोन लाइन पर बिगुल के साथ नितिन जी का स्वागत। नितिन जी बताएं सर। जी यहाँ पे हम बैंक निफ्टी की पुट ऑप्शन लेंगे 44,700 स्ट्राइक की, जिसका प्राइस अभी 218 चल रहा है। 44,700 स्ट्राइक की पुट ऑप्शन 218 चल रहा है, और इसका डे लो सर 164 है, तो आपको स्टॉप लॉस रखना है 150 का, और टारगेट मुझे लग रहा है 300 से 320 का मिलना चाहिए। यानी 218 में आप ले रहे हैं तो 300 से 320 के टारगेट, स्टॉप लॉस 150 का। ओके, ये है आपके लिए बैंक निफ्टी 44,700 का पुट खरीदने की राय आ रही है। कल की मूव के बाद आज थोड़ा बैंक निफ्टी में आपको नरमी आती हुई दिख रही है। निफ्टी पर क्या करना है नितिन जी? 19,700 और 19,650 के बीच में ये है। लेकिन निफ्टी में भी 19,700 पे काफी ज्यादा रेसिस्टेंस है, कॉल राइटिंग भी है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 19,650 की पुट ऑप्शन लेनी चाहिए, जो 51 रुपए में मिल रही है। 19,650 की पुट ऑप्शन 51 में, जिसका स्टॉप लॉस बनेगा 29 रुपए का, और टारगेट बनेंगे आपके 75, और उसके ऊपर निकलती है तो 85। ओके, तो ये है आपके लिए पुट ऑप्शन खरीदने की राय आ रही है। 44,700 का पुट ऑप्शन बैंक निफ्टी पर आप खरीद कर चले, ये नितिन जी की राय आ रही है। और 19,650 का पुट ऑप्शन निफ्टी पर आप खरीद कर चल सकते हैं। यहाँ पर भी नितिन जी की रिव्यू है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी राय शेयर करने के लिए। 2 दिन बाद है एक्सपायरी, थोड़ी नरमी वाला ट्रेड नितिन जी को इस समय बाजार पर बनते हुए दिख रहा है। थोड़ी देर में सेठी साहब भी जुड़ेंगे, उनसे भी करेंगे बातचीत, उनके भी कॉल्स लेंगे, और साथ ही अनिल जी की स्ट्रैटेजी भी आएगी। बट उससे पहले चोपड़ा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपके आने से पहले जस्ट अभी अभी शिप बिल्डिंग और साथ ही शिपिंग स्टॉक्स दोनों पर बात हो रही थी, और दोनों पर जबरदस्त मूव आ रहा है। आई मीन, ये सस्ते नहीं रहे, स्पेशली आपके मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड जैसे काउंटर्स, बट 12% मूव आज कोचिन शिपयार्ड में भी आ रही है। शिपिंग कॉर्पोरेशन पर अभी अभी 3% का स्पाइक आया है। कुछ नया ट्रिगर दिख रहा है बाजार को, या वापस रोटेशन ही से माना जाए? मुझे लगता है ये रोटेशन ही है दीप, और अब जो है जैसे कोचिन शिपयार्ड जैसे स्टॉक्स हैं, मैंने हालांकि बहुत नीचे के लेवल में 500 के लेवल पे कोचिन शिपयार्ड रिकमेंड किया था, आपके आर्काइव्स में होगा ज़रूर, मगर अब मुझे लगता है ये एक्सपेंसिव हो रहे हैं, और जैसे जैसे थोड़े ऊपर जाते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। इनमें करेक्शन हुआ था 1200 साढ़े 1200 पे। मैं
फिर बोलूँगा कंपनीज बहुत अच्छी हैं, मगर थोड़ी एक्सपेंसिव होती जा रही हैं, तो जहां पर भी आपको ऊपर में प्रॉफिट्स मिलते हैं आप लेते जाइए, और यदि नीचे मिलते हैं दोबारा करेक्शन कभी होता है तो निश्चित रूप से जितने भी डिफेंस स्टॉक्स हैं, खास करके अगर आप कोचिन शिपयार्ड या मज़गाओं डॉक की बात करें या गार्डन रीच की बात करें, इन सब में जो हमने रनअप देखा है करेक्शन लाजमी हो गया है, थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में है ये स्टॉक्स, तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। मगर मैं फिर बोलूंगा, ये मैं कई बार बोल चुका हूं कि भारत को अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो वो डिफेंस के स्टॉक्स के बिना या डिफेंस की योगदान के बिना नहीं बन सकता। भारत को एक डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना होगा, बन भी रहा है और दुनिया उसको उस तरीके से देख रही है। तो ये इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी में भागीदार रहेंगी ये कंपनीज, और डिफेंस पे मैं ओवरऑल लॉन्ग टर्म में बुलिश हूँ, मगर अगर आप मुझसे शॉर्ट टू मीडियम टर्म कहें तो मैं कहूँगा कि थोड़े बहुत जैसे ओवरबॉट जोन में स्टॉक्स जा रहे हैं तो प्रॉफिट बुक करके मुनाफा बांधिए, और नीचे के लेवल में अच्छे स्टॉक्स हैं वो आप खरीद सकते हैं। मैं एक रिकमेंड भी करना चाहूँगा, डिफेंस स्टॉक ही है जिसमें अच्छा करेक्शन हम देख चुके हैं, वो है BDL। BDL में मुझे लगता है कि जिस लेवल पे अभी 1035 के लगभग ये ट्रेड कर रहा है भारत डायनेमिक्स, इसमें तेजी हो सकती है, इसमें बहुत अच्छा करेक्शन हम देख चुके हैं, और अभी ये अपनी मूविंग एवरेजेस से 200 दिन की मूविंग और 50 दिन की मूविंग एवरेज से भी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। भारत सरकार का कंपनी है, बहुत अच्छा ऑर्डर बुक है, तो भारत डायनेमिक्स में खरीदारी करने की मैं रिकमेंडेशन दूंगा। और कोचिन शिपयार्ड जो आपने मुझसे पूछा, 1250 के लगभग यदि आता है तो आप प्रॉफिट बांधिए, और नीचे के जो लेवल में स्टॉक्स अवेलेबल हैं वो आप लीजिए। तो BDL में मेरी खरीदारी की सलाह है। BDL में खरीदारी करने की है राय आपके लिए ये आती हुई चोपड़ा साहब की तरफ से। थोड़ी देर सेठी साहब जुड़ेंगे, उससे पहले 2 विशेष सूचनाएं आपके लिए आ रही थी। एक विशेष सूचना तो ये कि कल है बुधवार का दिन, और अगर आप लोग भूल गए हो बुधवार का दिन किस लिए जाना जाता है तो आपको एक तो पता ही है, दीप का मिडवीक सेशन होता है, बिल्कुल। दूसरा सिद्धार्थ जी का SIP का दिन होता है, और तीसरा एक विशेष दिन और होने लगा आजकल 2-3 हफ्तों से, गेस्ट एक्सपर्ट ऑफ द वीक। एक और हमारे खास मेहमान कल तशरीफ लेकर आएंगे हमारे स्टूडियो में, उनका किया जाएगा भरपूर स्वागत। तो आप अपने अपने हिसाब से अंदाज लगाइए कौन आने वाले हैं कल के हमारे गेस्ट एक्सपर्ट, तो आप अपने गेसेस, अपने अनुमान, जो भी अंदाज बताइए हमें कि कल कौन होगा वो मेहमान जो हमारे स्टूडियो में आपको दिखेगा। लेकिन सेठी साहब भी आ चुके हैं। सेठी साहब आ गए आप? गुड आफ्टरनून सर। अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। तो आपने भी सुना होगा कल के गेस्ट एक्सपर्ट के बारे में, आपको भी अंदाजा लगाना है, बाकी हमारी टीम में जितने भी एक्सपर्ट बैठे हैं उन सबको भी लगाना है, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को भी। लेकिन जहाँ तक दर्शकों का सवाल है, हाँ दर्शकों के लिए एक काम और याद आ गया मुझे। सेठी साहब का टाइम है अभी तो 2 मिनट है, 2:30 का, तो तब तक जल्दी से मैं हमारे दर्शकों के लिए एक सवाल है, और उस सवाल का जवाब हमारे दर्शकों को देना है, जो मैंने ट्वीट करके पूछा है कि आपका और हमारा संपर्क और फास्ट हो जाए, जल्दी हो जाए, हर वक्त हो जाए, और अगर आप हर वक्त लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो आपको किस तरह से हमारी बात आप तक पहुंच पाए, या आप किस तरह से हम पर पहुंच पाए, उसके लिए हमने एक नया कोई तरीका ढूंढा है। क्या सोचो कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह पर आप हमसे जुड़ सकते हैं? गेस आपसे जुड़ सकते हैं। हाँ, मतलब जी बिजनेस के साथ, जी बिजनेस के साथ आपको जुड़ना है, हमारे साथ जुड़ना है आपको। तो आपके पास 3 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, और साथ ही आपकी कोई पसंद का है। तो इन 4 में से कौन सा वो पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप जी बिजनेस के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे? ये अच्छा है। अपना अपना अंदाज लगाइए, बताइए। मतलब कहने का मतलब है कि जी बिजनेस और कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, ये आप बताइए। जो आपकी पसंदीदा प्लेटफॉर्म होगा हम उसी पर आएंगे जी। तो इस पर कुणाल जी कुछ विशेष टिप्पणी भी करना चाहते हैं, चलते कुणाल जी के पास। कुणाल जी बताएं सर। अनिल जी, मुझे लगता है कि आजकल एक नया, अनिल जी मैंने, तो मुझे ऐसा संदेह हो रहा है कि अनिल जी जी बिजनेस का कोई चैनल व्हाट्सएप पर शुरू होने जा रहा है। अनिल जी, अभी आप कह रहे थे कि तशरीफ लेकर कौन कल आएंगे, ये आपको अंदाजा लगाना है। हाँ जी अनिल जी, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, प्रोवाइडेड आप ये बता दीजिए कि जो सज्जन आ रहे हैं वो मिठाई कौन सी ला रहे हैं। अनिल जी, तशरीफ को छोड़िए, वो ला क्या रहे हैं साथ में, ये बता दीजिए तो मैं अंदाजा लगा दूंगा अनिल जी कौन आ रहा है कल। जरूर, तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जो सज्जन आ रहे हैं वो मिठाई नहीं ला रहे हैं। अब लगाइए अंदाजा। आपको क्या लगता है हर हफ्ते हम बहुत खुशकिस्मत होते हैं? लेकिन
बिना मिठाई वाले सज्जन। अनिल जी ये तो परंपरा बन गई अनिल जी, जो भी आएगा मिठाई तो लाएगा अनिल जी। ऐसा मत बोले, इस चक्कर में गोलगप्पे ला रहा हूँ ना खाली आ जाए बहुत। वैसे भी मैं और दीप तो दोनों डाइट पे हैं, जो आता है एक्सपर्ट वही खाता है। नाम हमारा हो जाता है तो इसलिए बेहतर है कि बिना मिठाई के आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आ जाए तो कल स्वागत किया जाएगा हमारे एक खास मेहमान का। आप भी अंदाजा लगाइए कौन हो सकता है। बिना किसी क्लू दिए, बिना किसी क्लू के अंदाजा लगाना है। ऐसा बता देंगे तो फिर तो क्या पता चल ही जाएगा ना। ले दे के हिंदुस्तान में एक्सपर्ट है ही कितने, फिर उसमें थोड़ा सा संकेत दे दिया, आप ही तो गिनती चुनते के हैं तो पता चल जाएगा तुरंत। तो इसलिए आप अपने हिसाब से अंदाज लगाएं। तब तक आइए सेट हिसाब से मुलाकात की जाए। सेठ साहब सुस्वागत। बताएं सर आज की पहली पिक। बिल्कुल अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है एक मेटल स्टॉक है, छोटी साइज की कंपनी है स्टील सेक्टर से, वर्धमान स्पेशल स्टील लिमिटेड, जो एनएससी का टिकर है VSSL, अभी 204-205 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 220 के, स्टॉप लॉस रखता है 199 रुपए का। ये एक लुधियाना बेस्ड एक वर्धमान ग्रुप की कंपनी है, जिसमें वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड जो एक और लिस्टेड कंपनी है वो अराउंड 23.9% स्टेक ओन करती है। ये कंपनी मेनली बिलेट्स, फिर स्टील बार्स, रोड्स वगैरह बनाती है, जो कि मेनली ये ऑटो सेक्टर को कैटर करती है। और जितने ऑटो मैन्युफैक्चरर्स है जैसे टोयोटा, हीरो, मारुति, बजाज और hyundai, ये सब इनके मेजर कस्टमर्स है। और टोयोटा इज वन ऑफ देयर लार्जेस्ट कस्टमर्स। और टोयोटा ग्रुप अपनी उनकी एक एसोसिएट कंपनी है आईची स्टील कॉर्पोरेशन जापान में, वो इस कंपनी में 11.43% स्टेक ओन करती है और उनका एक रिप्रेजेंटेटिव इस कंपनी के बोर्ड पे भी है। और बाकी ये कंपनी PLI बेनिफिट्स के लिए भी एलिजिबल है। और इनके जो MD है मिस्टर सचित जैन, वो एक टेक्नोक्रेट है फ्रॉम IIT एंड IIM से गोल्ड मेडलिस्ट है। तो इस तरह का मैनेजमेंट है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21% के आसपास, डेट इक्विटी रेशियो अभी 0.22 और लगातार कम कर रही है कंपनी अपना डेट। और हाल ही में इन्होंने मई के महीने में एक पे एक बोनस इश्यू भी दिया है, बोनस शेयर्स दिए हैं शेयर होल्डर्स को। और इसमें टाटा म्यूचुअल फंड की अराउंड 1% हिस्सेदारी है और बाकी बाजार के कुछ दिग्गज निवेशक भी इनके शेयर होल्डर लिस्ट में है। तो इस तरह की कंपनियां और स्टॉक अपने हाइट से थोड़ा करेक्ट भी हुआ है और आजकल स्टील सेक्टर वापस से फोकस में है, स्टील के प्राइसेस भी बढ़े हुए हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। 220 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह विद स्टॉप लॉस ऑफ 199। 220 का टारगेट, 199 का स्टॉप लॉस और 211-12 तक ऑलरेडी तेज दौड़ लगाता हुआ पहुंच चुका है। 215 तक भी मैंने जाते हुए देखा था। सेठ साहब टारगेट सही रखेंगे या कोई रिवाइज करने का इरादा रखते हैं आप? नहीं अनिल जी, इसमें थोड़ा स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हुए मुझे लगता है ये 225-230 तक के लेवल्स दिखा सकता है। बाजार में अगर थोड़े सेंटीमेंट्स इंप्रूव होंगे तो मुझे लगता है स्टॉक अच्छा चलना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए वर्धमान स्टील, वो कंपनी जहां पर खरीदारी करने का है। बताएं सेठ साहब दूसरा शेयर। अनिल जी, आज का जो मेरा दूसरा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है CMS इन्फोसिस्टम, जो अभी 350 के लेवल पे है, 350 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 370, स्टॉप लॉस रखना 340 का। ये भारत की एक लीडिंग कैश मैनेजमेंट सर्विसेज और मैनेज सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। मेनली ATM जो नेटवर्क है बैंकों के, उसको सर्व करती है। एक जबरदस्त ग्रोथ देखी जा रही है इस कंपनी में। और जितने बैंक्स हैं, मतलब मेनली पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो सब इनके क्लाइंट लिस्ट में ही है। प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे एक्सिस है, HDFC है, ICICI बैंक है, ये सब भी इनके क्लाइंट्स है। फिर इस सेगमेंट में, मतलब कैश मैनेजमेंट के सेगमेंट में इनका एक डोमिनेंट 47% का मार्केट शेयर है। एक अच्छे EBITDA मार्जिन है अराउंड 27-28%। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी इज 20%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 28%। पैन इंडिया प्रेजेंस है इस कंपनी का, 4000 से ज्यादा कैश वेंस है और 240 ब्रांचेज है इनके। जून तिमाही भी बहुत अच्छी थी, 84 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल जून तिमाही में 69 करोड़ 69 करोड़ का पैट था। मतलब 22% की दर से कंपनी ने ग्रोथ दर्ज करी है ईयर ऑन ईयर। और FISDAs भी अराउंड 36% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें सब नामी गिरामी नाम है, SBI, गोल्डमैन सैक्स, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, नोमुरा, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड। तो इस तरह की कंपनी है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करना चाहिए। खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 370, स्टॉप लॉस ऑफ 340। ओके, ये है आपके लिए CMS इन्फो 370 के टारगेट के लिए 2 कैश कॉल सिटी साहब की तरफ से। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्टॉक शेयर करने के लिए। आइए एक बिगुल कुणाल जी के लिए चार्ट कॉर्नर।
कुणाल जी बताएं सर। दीपांशु, खरीदारी की राय है और खरीदना है इंडिगो पर मेरी खरीदारी की राय है, और उसकी वजह यह है कि इंडिगो का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें, इंट्राडे चार्ट्स देखें, तो नीचे के लेवल्स पर एक बेस बनता हुआ दिख रहा है और स्टॉक ने अभी अभी 2370 के एक रेजिस्टेंस को पार किया है। अगर आप इसका ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो भी आप पाएंगे कि 2360 से लेकर 2350 के आसपास एक बड़ा अहम पुराना सपोर्ट है, वहीं से हम बाउंस आते हुए देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कैचअप यहाँ पर आता हुआ दिखेगा, एक अच्छा पुलबैक बनेगा और इस पुलबैक में वापस से मुझे लगता है 2450 के लेवल्स इंडिगो में देखने को मिलेंगे। तो इन स्तरों पर बाय करके चलने की राय है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस रखना है 2380 पर, 2380 के एक छोटे से स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 2440 रुपए का, 2440 का। इवेंचुअल टारगेट 2470 का, 2470 रुपए का। तो 2470 के टारगेट के लिए इंडिगो में खरीदारी करें। इंटरग्लोब इंडिगो, इसमें करें खरीदारी, ये है कुणाल जी की राय। आइए 2:30 बजे अनिल जी की स्ट्रैटेजी का भी है वक्त। सुबह से कमजोर है अनिल जी, डाउ फ्यूचर्स 125 अंक नीचे आपको इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 80 अंकों की कमजोरी आपको आती हुई दिख रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी तो परेशानी है, डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स दोनों में ही। यूरोप के बाजार में भी यूके होल्ड आउट कर रहा है, बाकी यूरोप के बाजार 0.5% नीचे हैं। आज अक्रॉस एशिया हमने गिरावट देखी है सर, 1 से 1.5% नीचे थे अक्रॉस एशियन मार्केट्स आपके लिए। तो उस हिसाब से देखेंगे तो हमारे बाजार उतने खराब नहीं है, थोड़ा मिला जुला कारोबार हमारे बाजार में है। रुपया आपका 6 पैसे कमजोर है, कच्चा तेल दायरे में है 1% नीचे। क्या करना है सर बताइए। डेटा ये बता रहे कि इंडेक्स में कुछ खास होने वाला है नहीं, नीचे में 19,600 के नीचे जाएगा नहीं, ऊपर में 19,700 के ऊपर बंद होना भी मुश्किल दिख रहा है अभी जो पोजीशन बनी हुई है। 3 बजे के पहले अगर 19,700 के ऊपर निकल कर टिक गए तो 50 पॉइंट और गिन लीजिए, लेकिन संभावना कम है, लग नहीं रहा 19,700 पार होगा, जबकि बहुत करीब है, 20 पॉइंट ही। उसकी रीजन बताऊं दीप कि 19,700 पे 1,40,00,000 शेयर कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, बड़ी पोजीशन है। 19,650 में एक और ब्रेक लेवल है, 50 लाख शेयर पुट में है, 55 लाख शेयर कॉल्स में है, तो वो आपके लिए एक बार सपोर्ट का काम करेगा। ज़्यादा संभावना है कि 19,650-75 के आसपास ही आप क्लोज हों, इससे न 650 के नीचे बंद हो न 700 के ऊपर बंद हो, ये संभावना अभी डेटा में ज़्यादा दिख रही है। 1 करोड़ शेयर 19,600 के पुट पर है, वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, वो आप क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर लेंगे। सो अगर बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर और थोड़ा सा अगर डाउ फ्यूचर में रिकवरी आ जाए, जो दिख नहीं रही अभी तो 135 है, उसमें अगर आप 19,700 के आसपास भी हैं तो अपने आप में अचीवमेंट ही समझिए। लगता नहीं है उसके ऊपर जाने चाहिए, फिर तो देखो अगर कोई खरीदारी आ जाए तो 3 बजे तक आपको एक ही लेवल पर नजर रखनी, 19,700 क्या पार करके टिकते तो 750 तक, 740 750। बैंक निफ्टी 44,655 पे आप ट्रेड कर रहे हैं, 44,525 44,625, ये 100 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी। कमजोरी तभी होगी जब 44,500 के नीचे ट्रेड करें, जो कि होगा नहीं, न उसके नीचे आप बंद होंगे। ऊपर में 45,000 बहुत बड़ी रुकावट है, लेकिन उससे पहले ही 44,700 44,800 भी रुकावट का काम कर रहा है। सुदीप, मुझे लगता है कि बचे हुए समय में 44,500 44,800 300 पॉइंट की रेंज में फुल टाइम पास होगा। 800 के आसपास आएंगे प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, 500 के आसपास आएंगे खरीदारी आएगी, कोई खास इधर भी होने वाला नहीं है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी कोई बहुत बड़ा कुछ करने के मूड में दिख नहीं रहे हैं अभी, तो डेटा के लिहाज से यही है, यहीं पर रहने वाले हैं, कुछ दिख ही नहीं रहा दीप। एक्सपायरी है 2 दिन में, अब है तो सही, तूफान के पहले की खामोशी है, हो सकता है। ठीक है, कल मिड वीक सेशन में पता नहीं कुछ, हालांकि मैंने तो कोई ऐसा खास तूफान अभी तक एक्सपीरियंस किया नहीं है। लोग बोलते हैं कि तूफान के पहले की खामोशी, आपने कोई ऐसा देखा वो कौन कौन से तूफान आए ना आजकल, नए अलग अलग नाम वाले आते हैं। विप्लव आया था, पता नहीं एक कैटरीना भी आया था तूफान यूएस में, यूएस में, और ऐसे काफी तो कोई ऐसे तूफान अब जरा चेक करो जरा, इधर किसी ने हमारे में से किसी ने तूफान एंजॉय किया, ये कहावत सही बनी कि नहीं बनी है। हमारे सबसे सीनियर, बुजुर्ग तो नहीं कहूँगा, बुजुर्ग कहूँगा तो बुरा मान जाएंगे, चोपड़ा साहब हैं सीनियर हमारे। चोपड़ा साहब, कभी कोई आपने तूफान के पहले की खामोशी एक्सपीरियंस की है सर? मार्केट्स में बहुत बार करी है, और अनिल जी आप बड़े हैं मुझसे उम्र में। नहीं, मार्केट में तो शेयर खरीदने के पहले खामोशी रहती है, खरीदते हैं कि तूफान आ जाता है। मतलब ऐसा है, मतलब मार्केट में तो कई बार देखी है, मगर मेरे को आज भी याद आ रहा है कि जिस दिन सुनामी आई थी मैं पौंडीचेरी में, और उस समय मैंने आंखों से देखा था कि समुद्र लगभग आधा पौना किलोमीटर पीछे चला गया, और बहुत अजीब सा नजारा था। मैं एक होटल में 4th फ्लोर पे रह रहा था, तो शायद मेरे को इतना आहत नहीं हुआ, बट अगेन मैंने देखा था कि वो तूफान सुनामी जैसा। अभी जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं शो में बैठ कर, ये तूफान के पहले की खामोशी है। पूछो कैसे?
बताइए साहब। अभी आपने मुझे आपसे सीनियर बताया है, बुजुर्ग बताया है, तूफान तो अब आने वाला है। अच्छा, बाकी किसी ने तूफान ऐसा मैंने तो नहीं किया, नहीं किया, हाँ, भगवान ने बचाया। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं मान नहीं सकता अनिल जी, आपने ये नहीं एक्सपीरियंस किया होगा अनिल जी। हाँ। अनिल जी घर में तो कई बार ऐसा होता ही होगा अनिल जी कि तूफान आने वाला होता होगा, उससे पहले की खामोशी, कई बार तूफान के बाद की भी खामोशी एक्सपीरियंस की होगी अनिल जी। लेकिन आप सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करना चाह रहे, मैं समझ रहा हूँ मजबूरी मैं अनिल जी। आपके अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों की बात कर रहा हूँ। घर के बाहर, जैसे अभी सर बता रहे थे चोपड़ा साहब की कहीं होटल में कहीं ऐसी जगह फंस गए हो, तो वो समझा। वैसे एक्चुअली वो होता ही है कि जब तूफान आने का वक्त होता है तो सब लोग अपने अपने सही ठिकानों पे छिप के सुरक्षित होकर बैठ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं तूफान के पहले की खामोशी। सो हमारी निफ्टी में भी तूफान के पहले की खामोशी दिख रही है। अब आएगा, कब आएगा, कितना आएगा, लेट्स सी। आज तो बिल्कुल मामला शांत है। ऐसे में शांत बाजार में तैयार है हिमांशु जी अपने बिगुल के साथ। हिटमैन हिमांशु। जी सर बताएं। अनिल जी खरीदारी करनी है कोलपाल में, यानी कि कोलगेट पामोलिव में, जिसमें एक कप एंड हैंडल पैकिंग का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि ये एक इकलौता स्टॉक है इस पूरे सेक्टर का जो कि एक अपनी काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो करंट लेवल्स पे 2045 2047 के आसपास स्टॉक में खरीदारी करें, 2030 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और मुझे लगता है कि 1 से 2 दिनों में स्टॉक 2100 के पार चलने के लिए तैयार है, तो कोलपाल में खरीदारी करके चलने की सलाह है। हिमांशु जी की राय कोलगेट में खरीदारी करने की राय। कोलगेट भी 2-3 दिनों से बड़े एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। 2050 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ, 2030 का स्टॉप लॉस 2100 तक जाने का एक संभावना बनती है इस स्टॉक के लिए। सुदीप शाह साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ और एक बिगुल के साथ उनका भी किया जाए स्वागत। BTS डबल टी सुदीप जी के लिए। सर बताएं। गुड आफ्टरनून अनिल जी मेरा स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजी। हमने देखा है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी में सुबह से एक अच्छा लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है और एक ओवरऑल अप ट्रेंड में था पिछले 2-3 महीनों से। और हालांकि पिछले 2-3 सत्र की अगर बात करें तो थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग और कंसोलिडेशन हमने देखा था, और फिर से आज स्टॉक अपने 20 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करना चालू कर दिया है और डेली, वीकली, मंथली सब टाइम फ्रेम पे स्टॉक बुलिश है। तो मुझे लग रहा है मौजूदा भाव से डिक्सन तक बाई किया जा सकता है 5010 के स्टॉप लॉस से 5200 के टारगेट के लिए। 5200 का टारगेट खरीदें डिक्सन, ये राय आपके लिए सुदीप जी की तरफ से आती दिख रही है। बढ़ते आगे और एक स्पेस, एक सेक्टर जहां पर है लगा बड़ा झटका और वो है गेमिंग कंपनियों वाला। कल डेल्टा के लिए बड़ा नोटिस और उसके बाद कुछ और ऐसे बड़े डेवलपमेंट हुए कि ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग कंपनियों को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखा है। अरमान हमारे साथ है पूरी डिटेल्स लेकर। जीएसटी डिपार्टमेंट का क्या एक्शन हुआ है, किन कंपनियों पर हुआ है, कितना बड़ा हुआ है, अरमान बताएं सारी डिटेल्स। बिल्कुल सर, जीएसटी डिपार्टमेंट की आप देखिए लगातार गेमिंग इंडस्ट्री पे पूरी नजर है। डेल्टा पर आता हुआ दिखा था। आज अगर आप देखें ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर है, यहाँ पर उनकी नजर आती हुई दिखी है। DGGI जो कि अगर आप देखें डायरेक्टर जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस है, उन्होंने ई गेमिंग कंपनियों के लिए 55,000 करोड़ तक का जो है टैक्स मांग जो है वो नोटिस भेजते हुए दिखे हैं। अब कुल मिला के 12 कंपनियां हैं जिनको ये जो प्री शो कॉस्ट नोटिस जो है वो गया है, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें ड्रीम 11 को 25,000 करोड़ से ज़्यादा का जीएसटी नोटिस दिया गया है। प्ले गेम्स 24x7 उनको 20,000 करोड़ का जो है जीएसटी नोटिस गया है। और आगे आने वाले समय में हफ्तों में ये भी बताया जा रहा है कि और नोटिस भी जो है वो भेजे जाएंगे और 100 से ज़्यादा कंपनियों को जो है यहाँ पर जीएसटी नोटिस भेजे जो है जा सकते हैं। अब यहाँ पर अपडेट ये भी था कि जैसे ड्रीम 11 ने जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी, यहाँ पर अगर आप देखें उसके बाद ऑनलाइन गेमिंग में रियल एस्टेट गेमिंग का अगर आप देखें यहाँ पर ओवरऑल जो ऑनलाइन गेमिंग होती है जिसमें आपको ये अपडेट आता हुआ दिखा है, उसमें रियल मनी गेमिंग जो है उसका लगभग 77% का आसपास का हिस्सा है। अब अपडेट ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अब कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले पर जो है वो स्टे लगाया। अब वो फैसला क्या था और वो क्या मामला था, जो जीएसटी डिपार्टमेंट में पहले जो गेम्स क्राफ्ट है उनको 21,000 करोड़ का जो है जीएसटी बकाया का नोटिस भेजा था। अब जब ये नोटिस भेजा उसके बाद कर्नाटका हाई कोर्ट ने जीएसटी मांग नोटिस को जो है वो रद्द करते हुए दिखे थे।
फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर महीने की अगर बात करें तो वहां पर उन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसलों पर उन्होंने स्टे लगाया था। और अब इसमें जो अगली सुनवाई होने वाली है वो अगर आप देखें 10 अक्टूबर में होने वाली है। तो पहले जो अगर आप बात करें डेल्टा कॉर्प पर आता हुआ दिखा था, अब जो ई गेमिंग कंपनियां हैं रियल मनी गेमिंग में, वहां पर बड़ा जो है अपडेट आता हुआ दिखा है। इसमें 55,000 करोड़ तक के जो है टैक्स नोटिस जा चुके हैं और 12 कंपनियों को तो ऑलरेडी जा चुके हैं और बताया जा रहा है कि हो सकता है 100 से ज्यादा कंपनियों के उन्हें चले जाएंगे नोटिस। और भी कंपनियों के पास नोटिस जाने वाले। बिल्कुल 55,000 करोड़ का एक ये हो रहा है और 16,000 करोड़ का जो डेल्टा का वो अलग है, वो अलग है। जीएसटी डिपार्टमेट तो वो सोचा कौन सी पिक्चर आई थी ना कुणाल जी, वो बताइए वो कौन सी मूवी आई थी? माला माल। कितने पैसे, वो था ना इतने पैसे ही पैसे होंगे ऐसा रहे। नसरुद्दीन शाह कोई तो थी माला माल थी। जीएसटी डिपार्टमेंट तो ऐसे सोच होगा अगर इतने मिल गए तो कितने पैसे होंगे, पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे। 55,000 करोड़ 18,000 करोड़, मतलब नोटिस भी ऐसे कि मतलब जिसको मिले उसकी इज्जत बढ़ जाए कि भाई हम इतना टैक्स चुकाने के लायक बन गए हम। मतलब गजब वाली साइज देखो आप नोटिस की। उतनी तो नेटवर्क भी नहीं है इनकी। हाँ वो तो है ही नहीं। कल वो डेल्टा में बताया था कि मतलब मार्केट कैप के कितना गुना, प्रॉफिट का 15 गुना, है ना, मतलब आय का 4-5 गुना, वो भी 10-12 साल की, एक साल की नहीं है, 10-12 साल की, वैसे ही हाल है। तो ये जरा चोपड़ा साहब से एक विशेष टिप्पणी ली जाए। चोपड़ा साहब ये जो भारी भरकम नोटिस आ रहे हैं, होगा क्या इनका अल्टीमेटली नोटिस का और कंपनियों का? सर मुझे लगता है कंपनीज इसको कॉन्टेस्ट करेंगी इतनी आसानी से तो इतना पैसा ना कंपनियां दे पाएंगी। पर नो डाउट जिस तरीके का नकेल कसा गया है कंपनियों के ऊपर, मुझे लगता है कि कईयों की तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी जिस तरीके के नोटिस आए हैं। और किसी भी सरकार के लिए या किसी भी तंत्र के लिए, सिस्टम के लिए ये ठीक नहीं है कि जड़ से ही कंपनियां खत्म हो जाएं, क्योंकि वो इतना टैक्स आउट को कहाँ से झेलेंगे। तो एक रेजोल्यूशन प्लान होना चाहिए मेरे हिसाब से, और ये चीज़ें आर्बिट्रेशन में भी प्रोबेबली जाएंगी और डिस्कशन होगा उस पर कि अगर आप उस कंपनी को जीवित तो रखें, ऐसा थोड़ी है कि उसकी बैलेंस शीट से सारा पैसा निकाल लेंगे जो उसके पास है भी नहीं। शायद कईयों कंपनी पे, कितनी कंपनीज पे इतना कैश नहीं, तो वो कर्जा लेके टैक्स तो नहीं भरेंगी, जाहिर बात है। और इसका कोई रेजोल्यूशन प्लान बनना चाहिए ताकि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे और सरकार के पास टैक्स भी पहुंच जाए। तो कहीं मुझे लगता है बीच का रास्ता कोई निकाला जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं निकाला गया तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि वो कंपनियां ही खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल देखते हैं क्या होगा इनका। बट फिलहाल डेल्टा कॉर्प ने कल बड़ा इम्पैक्ट ले लिया, आज संभला हुआ है, सुबह से सुस्त बना हुआ, बट कल ऑलमोस्ट 20% गिरने के बाद आज फॉलो ऑन सेलिंग नहीं आई है। बट नज़र रखिए इस स्पेस पर, चिंता तो बनी हुई है इस समय कि आगे क्या होने वाला है यहाँ पर। डेल्टा का एक चार्ट चेक ले लिया जाए, 140 पर आज सुबह से कंसोलिडेट भी ये काउंटर कर रहा है। सुदीप जी जरा एक बार डेल्टा कॉर्प के चार्ट देखें सर, जरा राय दें अपनी। जी अगर हम डेल्टा कॉर्प का अगर चार्ट देखें तो ये स्टॉक ऑलरेडी एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में आ ही गया है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो 7 जुलाई 2023 को एक 250 के लेवल से अचानक से 180 तक स्टॉक में फॉल आया था और फिर उसके बाद पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर महीना ये 180 से लेके 195, 197 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था और इसके बाद और एक फ्रेश ब्रेकडाउन अभी है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में बॉटम फिशिंग भी नहीं करना चाहिए और इसको छोड़ देना चाहिए। अगर किसी के पास लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से भी लिया था तो भी आई वुड बी, मुझे यही लग रहा है कि यहाँ से इससे बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती है, तो इसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए और बॉटम फिशिंग तो करना ही नहीं चाहिए। बॉटम फिशिंग मत करिए, वो ध्यान रखिएगा, कभी भी पासा पलट सकता है। हालांकि कल की गिरावट के बाद आज ये वायदा कारोबार के बैन से बाहर निकला हुआ है, इस पर रखिए नज़र। एक्शन में डेल्टा कॉर्प आज भी है बट गिरावट वैसी नहीं है जैसे कल दिख रही थी। एक नज़र वोडाफोन आइडिया पर रखिए, यहाँ पर एक स्पाइक आ रहा है, 5.5% ऊपर है आज 12 के लेवल से और वापस वोडाफोन आइडिया आ गया है, तो कुछ ना कुछ उस काउंटर में भी चल रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। नज़र रखिएगा, मूव इस पर आपको बनती हुई दिख रही है। मूव आपको एक IDFC फर्स्ट बैंक में आज बनी हुई दिखी। एक बार जरा सुमित जी से चार्ट चेक ले लिया जाए। सुमित जी देखें, IDFC फर्स्ट बैंक वैसे थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में चला गया है बट पिछले 5-7 मिनट से थोड़ा एक्टिव हो रहा है सर। जो IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर पोजीशन होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखा सकता है और आने वाले दिनों में 3 डिजिट में देखने को मिल सकता है। 100 रुपए का लेवल एक क्रॉस करना चाहिए और 102, 104 रुपए तक का मूव जल्दी IDFC फर्स्ट बैंक में ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। पोजीशन होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं 100 से 102 के टारगेट्स के लिए।
102 के टारगेट के लिए फ्रेश खरीदारी भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक रखिएगा नजर, थोड़ा एक्टिव इस समय हो रहा है। बाय द वे शिपिंग स्टॉक्स की बात करें, शिपिंग कॉर्पोरेशन, मज़गांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड तो हो गए। GE शिपिंग पर भी रखिए नजर, 5% की मूव आपको GE शिपिंग पर भी दिख रही है, तो स्पेस एक्टिव हो रहा है। GE शिपिंग भी आपके रेडार पर रहना चाहिए। इनफैक्ट एक बार मेहुल जी से जरा चार्ट पर राय भी लेते हैं, क्योंकि स्टॉक काफी एक्टिव हो रहा है। मेहुल जी जरा देखें, GE शिपिंग अच्छी मूव आ रही है सर। जी हाँ दीपांशु जी, देखिए फ्रेश ब्रेकआउट आया है, ऑल टाइम हाई 865 के आसपास का था, वहीं पर ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर अगर क्लोजिंग बेसिस पे 865 क्रॉस कर देता है तो हो सकता है 900 तक के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे, तो इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। फ्रेश बाइंग मत कीजिए, बिकॉज ऑलरेडी 5-6% ऊपर है और यहाँ पर थोड़ा सा डाइवर्जेंस भी है, तो यहाँ पर वेट एंड वॉच करना चाहिए। होल्ड कीजिए, स्ट्रॉन्ग है बहुत, और 900 तक के टारगेट्स अपसाइड में देखे जा सकते हैं। 900 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको अपसाइड में दिख सकते हैं, तो एक्शन वाली जगह है। शिपिंग काउंटर्स रेडार पर है, मोमेंटम भी है, जाने मत दीजिए इसे अपने रेडार से। श्रीराम फाइनेंस आज ये फिसला हुआ है, 3% का कट इस पर दिख रहा है, सुबह से थोड़ी वीकनेस भी बनी हुई है। हिमांशु जी जरा देखेंगे श्रीराम फाइनेंस क्या करना है इसमें, आज 3% की गिरावट के बाद 1900 के नीचे के लेवल्स आए हैं। दीप, ऐसा लगता है कि ये जो आज की करेक्शन है ये स्टॉक को थोड़ा सा और नीचे ले जा सकती है, और 1850 1860 ये इंपॉर्टेंट इमीडिएट सपोर्ट जोन है, जहां पर वापस से शायद स्टॉक में स्टेबिलिटी देखने को मिले। तो फिलहाल 1 से 2 दिन के नजरिए से स्टॉक में थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है आपके लिए श्रीराम फाइनेंस इस पर रखनी है नजर। आइए, IPO मार्केट की तो रोज कुछ ना कुछ चर्चा हो रही है। आज ही हमने 2 IPOs पर आपको सलाह दी, बट SME IPO यहां पर लेकर भी जबरदस्त एक्शन बना है। तो जितना एक्शन इस साल मेन प्राइमरी मार्केट में रहा है, उतना ही या इनफैक्ट उससे थोड़ा ज्यादा ही एक्शन आपको SMEs के IPO मार्केट में दिखा है। एक बार पहले समझते हैं क्या कुछ हुआ है इधर, और फिर अनिल जी से भी उनकी राय लेंगे एक बार। अरमान बताइए क्या चल रहा है SME IPO मार्केट में। ये हमारे रेडार पर ज्यादा नहीं आती है, बट यहाँ पर भी काफी एक्टिविटी बनी हुई है। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी बनी हुई है, और जिस तरीके से जो डेटा भी मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपको दिखेगा कि कितना ज़्यादा यहाँ पर एक्टिविटी है। FY24 में अभी तक अगर आप बात करें, लगभग हर दूसरे दिन कोई ना कोई SME IPO खुला है। अगर आप देखें कुल मिला के अप्रैल से सितंबर तक 183 डेज हैं, और अभी तक अगर आप देखें 96 जो है SME IPO खुल चुके हैं। अब सितंबर से अगर आप बात करें, सितंबर में अभी 21 ट्रेडिंग दिनों में लगभग 36 जो है ऐसे SME IPO खुल चुके हैं। अगस्त से सितंबर में जब लगभग 43 ट्रेडिंग डेज हैं, 50 SME IPO ऑलरेडी खुल चुके हैं। और अगर आप सिर्फ FY24 की अगर आप बात करें, टोटल अभी तक की अगर आप बात करें, अप्रैल से अभी तक 124 ट्रेडिंग डेज हो चुके हैं, और उसमें भी लगभग 96 SME IPO जो हैं वो खुल चुके हैं। अब ये वाला डेटा तो कितने जब अपने IPO आए हैं, जिस तरीके से जिस तेजी से IPO आते हुए दिखे हैं, वो वाला डेटा है। अब यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का आप डेटा देखें, अप्रैल से अभी तक जितने SME IPO आए हैं उनमें से लगभग 43% SME IPO ऐसे जिनको 50 गुना से ज़्यादा जो है वो सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है, और लगभग 30% के आसपास ऐसे SME IPO रहे। जितने भी IPO है, लगभग 96 जो आंकड़े की बात कर रहा हूं मैं, उनमें से 30% के आसपास जो इतने SME IPO आते हुए दिखे जिनका सब्सक्रिप्शन जो है वो 100 गुना से भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। तो एक तो नंबर ऑफ IPOs हर दूसरे दिन आए हैं, अगर आप ट्रेडिंग डेज के हिसाब से देखें तो हर 1.5 दिन में एक नया IPO आ रहा है, और दूसरा सब्सक्रिप्शन देखें तो ताबड़तोड़ सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, लगभग 29%, 40%, तो 50-50, 6-6 गुना, 50-50 गुना, 100 गुना से भी ज्यादा सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है SME IPO में। आप कह रहे हैं कि इस साल इतना है कि ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन एक नया IPO यहाँ पर। ये तो दिन के हिसाब से, अगर ट्रेडिंग डेज के हिसाब से देखेंगे तो लगभग हर 1.5 दिन में एक IPO आया है। कितने नंबर टोटल नंबर टोटल इस बार अभी तक 96 IPO आ चुके हैं SME 96। और ट्रेडिंग डेज 124 डेज है। और नॉर्मल में कितने आए? नॉर्मल में अच्छा, मेन बोर्ड के मिला के, मेन बोर्ड के अलग से कम आए। मेन बोर्ड के कंपैरेटिवली कम है। ओके, और पिछले 1 महीने में ज्यादा आ गए, सितंबर से। पिछले 1 महीने में सितंबर में 21 ट्रेडिंग डेज है, 36 IPO आ गए। बाप रे बाप, वाह गजब। ये तो इसीलिए सोचो मैं तुम लोगों के लिए का कितना भला कर रहा हूँ। हमारे कितने दर्शकों की भारी मांग है। मैं ट्विटर पे लिखते हैं, सोशल मीडिया पे, दूसरे पोस्ट पे लिखते हैं। दीप, मैं जहाँ भी जाता हूँ कॉन्फ्रेंस सेमिनार में, सब या तो सीधे ही या फिर जब नीचे उतर कर बात करते हैं, सर SME IPO पर राय क्यों नहीं देते, SME IPO के बारे में बताओ।
और मैं सोचो ऐसी में आईपीओ की रिसर्च करवाने लग जाता है, इनका क्या हुआ। और कुछ काम ही नहीं होगा, सिर्फ आईपीओ पे लगे रहेंगे सर। और इनकी तो रिसर्च करना भी भारी काम है, आसान नहीं है बिल्कुल, क्योंकि अननोन कंपनियां होती है, अननोन प्रमोटर होते हैं, साइज छोटी होती है, तो बड़ा मुश्किल है जज करना कि आगे बिजनेस की स्केलेबिलिटी कैसी होगी, प्रमोटर आगे बड़ी साइज पे परफॉर्म कर पाएंगे, नीयत कैसी है, मैनेजमेंट बैंडविड्थ क्या है, मार्केट कितना बड़ा है, कंपटीशन कोई भी आ गया थोड़ा छोटा मोटा तो झेल पाएंगे नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर इस तरह के रूल्स रेगुलेशन बदल जाए और उसके बाद अगर सर्किट फिल्टर बदले तो स्टॉक की तेजी रहेगी नहीं रहेगी, 50 चीज़ें होती है। इसलिए हम इसको हाई रिस्क मानते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के काम का नहीं है, या HNI अल्ट्रा HNI इन्वेस्टर्स के लिए जिनको रिस्क समझ में आती है, और ये बेसिकली उन लोगों के लिए एक ऑल्टरनेटिव है जो स्टार्टअप्स में इनमें पैसा लगाते हैं, नए नए बिजनेसेस में, जहाँ पर वो हाई रिस्क लेकर पैसा लगाते हैं और वहाँ पर एग्जिट कम होता है। यहाँ थोड़ा सा एग्जिट क्लोज बेहतर है। मैं ये तो नहीं कहता 100% एग्जिट यहाँ मिल जाता है, क्योंकि जब सर्किट लगते हैं तो नीचे के भी वैसे ही लगते हैं, सो निकलना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी कंपेरेटिवली एटलीस्ट लिस्टेड है तो कभी न कभी तो आप बेच पाते हैं। अनलिस्टेड में बेचना मुश्किल होता है, और शायद यही वजह कि ये थोड़े से ज़्यादा प्रीमियम पर ट्रेड करते हैं। लेकिन जिस तरह से मतलब कहना चाहिए कि ये फॉर्मूला सबको लगता है बड़ा सक्सेसफुल हो रहा है, छोटा सा पैसा चाहिए, आराम से 2, 5, 10 लोग भी मिलके भर दें, बड़ी बात नहीं। आज समझो आप 50 करोड़ का आईपीओ लाओ तो कौन सी बड़ी बात, 5-5 करोड़ लगाने वाले आपको 10 लोग ढूंढना बहुत मुश्किल काम नहीं है। यस सर। और अगर आप 5-7 सक्सेसफुल आईपीओ का आपका ट्रैक रिकॉर्ड हो तो लीड मेजर्स अगर आपको कहेंगे आपको अच्छा है, इनका भी इनके बोलने में 5 आईपीओ में कमाया, चलो इसमें भी डाल देते हैं। उस तरह की फीलिंग है और उस तरह का माहौल है, इसलिए ये एसएमई के आईपीओ में जबरदस्त एक्शन आता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा ज़्यादा सावधानी के साथ लगाएं पैसा। अगर आप लगा ही रहें तो जितना पैसा आप इन नॉर्मल आईपीओ में लगाते हैं उसके मुकाबले में ज़्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे एसएमई वाले ख़राब होते हैं, कोई आईपीओ बहुत ही बढ़िया आए हैं, टॉप क्लास टॉप क्वालिटी आए हैं जो कई गुना हुए हैं, और उन्होंने परफॉर्मेंस लगातार लंबे समय तक दी भी है। लेकिन हर एसएमई आईपीओ ख़राब नहीं होता, हर मेन बोर्ड आईपीओ अच्छा नहीं होता, ये ध्यान रखें। तो सब जगह एक्सेप्शंस हैं, उस हिसाब से सोच समझ के करना ज़रूरी है। ध्यान रखिए। और आज मतलब सेपरेटली एसएमईज के लिए हमने देखा भी कि अब सेम सर्वेलेंस मेजर्स आने वाले एसएमई स्टॉक्स के लिए जो आप मेन बोर्ड स्टॉक्स पर भी देख रहे हैं। तो रखिए नज़र, स्पेस एक्टिव है काफ़ी, लिक्विडिटी रश के बाद स्पेशली ज़्यादा एक्टिव हुई है, बट थोड़ी सावधानी बरतना भी आपके लिए ज़रूरी है। कोलगेट यूजुअली ये रेडार पर आता नहीं है, बट 3% का स्पाइक आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले इस पर एक मूव आनी शुरू हुई थी, 3% ऊपर इस समय कोलगेट आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। आई डोंट नो अगर कोई स्पेसिफिक ट्रिगर है कोलगेट के लिए या फिर कुछ और फैक्टर है, बट कुणाल जी जरा एक बार नजर डालें कोलगेट पर। अच्छी मूव आ रही है 3% ऊपर इस समय। बहुत बढ़िया चार्ट है दीपांशु, काफी समय के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। ब्रिटानिया में भी अच्छी तेजी है, तो मुझे लगता है एफएमसीजी में एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। और विशेष रूप से कोलगेट अगर आप देखें तो एक चार्ट पर एक रेजिस्टेंस थी 2050 की जो कि पार हो रही है, तो मुझे लगता है और ऊपर के स्तर देखने को मिलेंगे। अगर इन स्तरों के आसपास कुछ समय टिक जाता है तो बिल्कुल बाय करके चले। 2100 का लक्ष्य होगा, तो मेरी राय में 2100, 2125 के लेवल्स कोलगेट में देखने को मिल सकते हैं, बिल्कुल बाय करके चलने के लिए। कोलगेट पर रखिए नजर, ये अच्छी मूव आपको दिखा रहा है इस समय। इनफैक्ट बाकी सारे एफएमसीजी में भी अगर आप देखें तो थोड़ा एक्शन है, ऐसा नहीं कि बड़ी लीडरशिप आ रही है, बट क्वाइट एक्टिविटी आपको आती हुई दिख रही है, थोड़ी पॉजिटिव एक्टिविटी दिख रही है। ब्रिटानिया भी देखिए डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है इस समय, 0.5% ही ऊपर है, बट डेज हाई पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। आईओबी इसमें आपको 4% की मूव आती हुई दिख रही है। एक चोपड़ा साहब से राय लेनी है। चोपड़ा साहब, आईओबी और जो बाकी छोटे पीएसयू बैंक्स हैं कम फ्लोट वाले, वहां पर हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से बड़ा एक्शन बना हुआ है। पीएसयू बैंक्स की तरफ से भी एक लीडरशिप ही आ रही है। बाजार यहाँ पर वैल्यू प्रोपोजिशन देख रहा है या फिर एक और ऐसी स्टोरी मिल रही है जहां पर अपॉर्चुनिटी बाजार को दिख रही हो? दीप, मैं 1 मिनट चाहूँगा कि जो आप पहले एसएमई की बात कर रहे थे, अनिल जी ने बिल्कुल कहा कि जो छोटी कंपनी होती है पता नहीं होता, मगर मैंने देखा है कि कई बार इनसेन वैल्यूएशंस पे आज की डेट में लिस्टिंग हो रही है। और जिस तरीके से आप देख रहे हो 20-21 दिन के अंदर 36 आईपीओ आ रहे हैं, सब लोगों को लग रहा है कि रिटेल का पैसा ले लें और कहीं ना कहीं प्रमोटर्स पैसा रेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डेंजर भी है। जब भी मार्केट में ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं एक उसके बाद करेक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूफोरिया है और यूफोरिया के बाद अक्सर हम एक करेक्शन देखते हैं। तो मैं अनिल जी की बात से बिल्कुल अग्री करता हूं। तो खास करके इन्वेस्टर्स को बोलना चाहता हूं कि एग्जिट मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लॉट साइजेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 100 शेयर करके बेच दें। आपको अगर 4000 का लॉट है तो 4000 इकट्ठे बेच लें, मगर खरीदार नहीं मिलता उस समय पर, क्योंकि कहीं ना कहीं
जैसे अनिल जी ने कहा 5 लोगों ने मिलकर पैसा डाल रखा है और वो कई बार रिटेल इन्वेस्टर्स बेचारे फंस जाते हैं। तो ऐसे में आईपीओ जब इस तादाद में आ रहे हैं तो कहीं नहीं चाहिए। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, मुझे लगता है कि आईओबी अच्छी जगह पे है, हो सकता है 50 का लगभग जाए, मगर मैं यूनियन बैंक रिकमेंड करना चाहूँगा। मुझे यूनियन बैंक इस समय ज़्यादा अच्छा लगता है और आईओबी भी हालांकि 50 तक जा सकता है, बट आई थिंक कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, छोटे मेजोले बैंक्स में यूनियन बैंक अच्छे वेल प्लेस्ड है 99 पे। अच्छी संभावना है कि आपको ये 105 और 110 तक जाता दिखे। तो आईओबी तो ठीक है ही, बट यूनियन बैंक भी मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। यूनियन बैंक के ज़्यादा बेहतर 105 110 के टारगेट के लिए होल्ड करें या फिर खरीदें, ये राय चोपड़ा साहब की तरफ से आती हुई यूनियन बैंक के लिए। चोपड़ा साहब, आप भी जब चाहे मन हो तो आप बताइएगा मुझे बिगुल के लिए, हमारे पास तैयार है आपके लिए भी बिगुल। जिस क्वालिटी का, जिस तरह का चाहिए आपको, एकदम शॉर्ट टर्म वाला, आजकल के लिए बीटीएसटी वाला, लॉन्ग टर्म पिक वाला, कोई स्पेशल चाहिए, हर एक तरह के हमने रखे हैं आप जैसे खास एक्सपर्ट्स के लिए। बताना हमारा काम जी जी सर। दो स्टॉक रिकमेंड करना चाहूंगा अनिल जी। पहले बिगुल रुके चोपड़ा साहब, रुके, बिना बिगुल का आपको मजा नहीं आएगा। आइए चोपड़ा साहब के लिए ढूंढ के निकालिए स्पेशल पिक वाला बिगुल, कहीं इधर उधर पड़ा होगा शो में सर। हाँ, बिगुल के बाद अब देखिए कितनी दमदार पिक्स निकल कर आती है। जी सर बताएं। मेरा जो मैं पहला एक और स्टॉक बताना चाहता हूँ वो है जेके पेपर। अगर आप पेपर इंडस्ट्री की बात करें तो अग्रणी कंपनी है, ऑफिस स्टेशनरी में भी और वैसे भी इंडस्ट्रियल पेपर में भी जेके पेपर बहुत एस्टैब्लिश्ड और पुराना ब्रांड है, बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। मुझे लगता है अभी 388 के स्तर पे जो जेके पेपर करीब ट्रेड कर रहा है, इसको आप 425-430 के टारगेट के लिए खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला कंपनी है और मेरा ये मानना है कि मार्केट लीडर के साथ यदि आप रहते हैं तो अच्छा करते हैं। पेपर स्टॉक्स जनरली अराउंड दिस टाइम अच्छा ही करते हैं। दूसरा जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मुझे लगता है कि चीनी स्टॉक्स दिवाली तक अच्छा करना चाहिए, तो रेणुका शुगर में रिकमेंड करना चाहूँगा जो करीब 53-54 पे अभी ट्रेड करता है और इसमें मैं 65 का टारगेट देना चाहता हूँ। तो रेणुका शुगर में भी खरीदारी करी जा सकती है। शुगर का ऑफटेक बहुत अच्छा हो जाता है अराउंड दिवाली। दूसरा एथेनॉल स्टोरी है, वो चलती रहेगी। अभी मैं कहीं पे ट्रैवल कर रहा था तो मैंने 20% ब्लेंडेड इथेनॉल ब्लेंडेड वाले कुछ पंप्स देखे जहां पर 20% ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। तो ये बात हमें समझनी होगी कि जो शुगर कंपनीज हैं उनका एक बाय प्रोडक्ट है एथेनॉल और वो बहुत अच्छे भाव में भारत सरकार खरीद रही है। तो ये जो ब्लेंडिंग टारगेट है, नितिन गडकरी जी ने भी कहा कि जैसे वेनेजुएला में होता है या दूसरे कंट्रीज में होता है, तो ये ब्लेंडिंग टारगेट बढ़ता रहेगा निरंतर रूप से और इसको 50 या 55% 60% तक भी ले जाया जाएगा। तो वैसे मुझे शुगर कंपनीज अच्छी लगती हैं, तो रेणुका शुगर में मैं खरीदारी की सलाह दूंगा। ओके, रेणुका शुगर है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई और साथ ही साथ जेके पेपर, दो बेहतरीन मिड कैप स्टॉक्स पसंद आए हैं चोपड़ा साहब को खरीदारी करने के लिए। आपसे धन्यवाद सर। आइए एक और स्टॉक जो एक्शन में है और उसका नाम है डिक्सन टेक। क्या वजह है डिक्सन टेक में आज इतनी तेजी है? नुपुर तैयार है सारी डिटेल्स लेकर। नुपुर बताइए। बिल्कुल सर, डैम कैपिटल की रिपोर्ट आई है, 6,000 रुपए का लक्ष्य दिया है स्टॉक पे। बाई की रेटिंग और काफ़ी पॉजिटिव है इस स्टॉक को लेकर। इनफैक्ट ये जो पूरी इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में बड़े ब्रोकरेज हाउस की तरफ से इंडस्ट्री को लेकर पॉजिटिव रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है और आज डैम कैपिटल ने भी स्टॉक पे बड़ा लक्ष्य दिया। उनका कहना है कि मोबाइल फ़ोन में जो ग्रोथ हम देख रहे हैं, इस सेगमेंट में जो ग्रोथ होगी वो कंपनी के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है आने वाले क्वार्टर्स में। इनफैक्ट उनका ये अनुमान है कि इस साल स्मार्टफोन के जो वॉल्यूम्स है वो 3.5 करोड़ रह सकते हैं। इनफैक्ट उनका ये भी कहना है कि आने वाले 3 सालों में मोबाइल सेगमेंट से जो कंपनी की आय आती है, जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है कंपनी का, करीबन 40% की आय आती है, वो 70% से कंपाउंडेड ग्रो हो सकता है आने वाले 3 सालों में। आईटी हार्डवेयर की जो PLI स्कीम है कंपनी ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो इसके चलते भी उनको एक बेनिफिट आने वाले क्वार्टर्स में मिलेगा। उनका ये भी अनुमान है कि लैपटॉप का जो सेगमेंट है उसमें एक बड़ा क्लाइंट डिक्सन को आने वाले क्वार्टर्स में मिल सकता है। यहाँ पे उम्मीद पूरी है कि एक बड़ा क्लाइंट यहाँ पे आ सकता है। तो मोबाइल, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही साथ बाकी के जो सेगमेंट्स हैं, सारे ही सेगमेंट में डैम कैपिटल का कहना है कि ग्रो करते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट इसलिए उन्होंने बाई की रेटिंग दी और जो लक्ष्य दिया है वो 6,000 का दिया है। आज जेफरीज की तरफ से भी स्टॉक पर रेटिंग आई है, होल्ड की रेटिंग को मेनटेन किया। उनका जो लक्ष्य है 5,050 का है, वो भी इस इंडस्ट्री
को लेके पॉजिटिव है। तो मोबाइल सेगमेंट कंपनी का अच्छा कर रहा है, बड़ा क्लाइंट आने की उम्मीद है। आने वाले 3 सालों में मोबाइल सेगमेंट से 70% की कंपाउंडेड ग्रोथ लेकर डैम कैपिटल चल रहा है, इसीलिए इतना बड़ा 6,000 रुपये का लक्ष्य स्टॉक पे दिया है। 6,000 का लक्ष्य इन्होंने दिया, यहाँ पर बड़ा है। कुछ दिन पहले यहाँ पर कंसर्न्स आ रहे थे, अब वो 2 साल के लिए रिवर्स हो गए कि अगले 1-2 साल के लिए ये नॉर्म्स नहीं इम्प्लीमेंट होंगे, ऐसा समझ सकते हैं? वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, लेकिन एक पॉइंट के बाद इम्प्लीमेंट होंगे। तो इम्पोर्ट अगर बैन होता है तो इन मैन्युफैक्चरर्स को ही वो क्लाइंट्स आते हुए दिखेंगे, इसलिए इस उम्मीद पे वो लोग लेके चल रहे हैं कि लैपटॉप वाले सेगमेंट में भी एक बड़ा क्लाइंट जल्द कंपनी को मिल सकता है। गॉट इट। चोपड़ा साहब, राय डिक्सन टेक पर अंबर एंटरप्राइजेस केन्स टेक्नोलॉजी पूरे सेक्टर के लिए इन अ वे एक अच्छी खबर आ रही है। जो इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगने वाली थी वो अब 2 साल के लिए एक्सटेंड हो रही है, क्योंकि इंडस्ट्री हमारी रेडी नहीं है इंडिया की डिमांड मीट करने के लिए। दीप, बहुत अच्छी खबर है। मैं ये कहूँगा कि अगर भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनना चाहता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, हम लोग जनरली तेल और सोने की तरफ देखते हैं जब इंपोर्ट बिल की बात होती है या करंट अकाउंट डेफिसिट की बात होती है, मगर ये मैं कहीं डेटा पढ़ रहा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसकी भी बहुत ज़बरदस्त आयात किया जाता है, उसको इंपोर्ट किया जाता है। तो डिक्सन जैसी कंपनीज जो हैं इनके लिए PLI स्कीम्स भी लाई गई और भारत में मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जा रहा है, और ऐसी भी कोशिश की जा रही है कि भारत में माइक्रो चिप्स, जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, वो भी बनाई जाए। तो मुझे लगता है बैक टू बैक एक इकोसिस्टम बन रहा है, और भारत भी, मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि हम ताइवान की तरह, ताइवान एक बहुत छोटा सा देश है, हमारे शायद हरियाणा से भी छोटा है, और वो एक इतना बड़ा काम कर सकता है, तो हम क्यों नहीं। तो आई थिंक ये शुरुआत अच्छी है, प्रमोट किया जा रहा है इंडस्ट्री को, और मुझे लगता है डिक्सन जैसे बहुत सारे प्लेयर्स और एम्बर जैसे बहुत सारे प्लेयर्स सामने खड़े होने चाहिए, मगर एक इकोसिस्टम जरूरी है कि उनको सेमीकंडक्टर चिप्स भी प्रोवाइड कराइए, उनको PLI स्कीम्स भी दीजिए, ताकि ये अल्टीमेटली सस्ते में अच्छा प्रोडक्ट बना पाएं और हम लोग नेट एक्सपोर्टर्स बने इंपोर्टर्स की जगह। तो मेड इन इंडिया टैग जो है उसमें एक अच्छा प्रीमियम आना शुरू हो, क्योंकि अभी तक वो प्रीमियम एग्जिस्ट नहीं करता कुछ चीज़ों को छोड़ के। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मुझे लगता है मेड इन चाइना या मेड इन जापान को जो प्रीमियम मिलता है वो भारत को भी प्राप्त हो। मैं ये मेरी इच्छा है और एक सपना भी है कि भारत एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हब बने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो अच्छी खबर है, अच्छी पहल है, और डिक्सन मुझे लगता है यहाँ से भी थोड़ा ऊपर जा सकता है, आपको 5400-5500 तक का भी सर दिखा सकता है। डिक्सन टेक्नोलॉजी पर राय आपके लिए और बाकी सारे इसी तरह के शेयरों पर चोपड़ा साहब की तरफ से इस बीच चोपड़ा साहब को और बाकी हमारे सारे एक्सपर्ट्स को बधाई दी जाए और अच्छी खबर सुनाई जाए। बिल्कुल। हॉर्स राइडिंग यानी कि घुड़सवारी में भारत को स्वर्ण पदक मिला है, गोल्ड मेडल मिला है, तीसरा गोल्ड इस एशियाई खेलों का आ चुका है। एशियन गेम्स का ये तीसरा गोल्ड है जो आज हमें मिला है, घुड़सवारी में मिला है। मेरे ख्याल से घुड़सवारी में पहले गोल्ड मेडल कभी नहीं मिला, मेरे ख्याल से पहले ही गोल्ड होगा घुड़सवारी में, जहाँ तक मेरा ख्याल नहीं। हाँ, यूजुअली शूटिंग में तो आ ही जाता है। शूटिंग में तो खैर शूटिंग और बॉक्सिंग में तो हमारी बड़ी ताकत है, वहाँ तो आते ही आते हैं। घुड़सवारी में कभी कभार मिल जाते हैं छोटे मोटे, लेकिन गोल्ड मेडल मिला हो पहले ऐसा मुझे याद नहीं आता। हो सकता है मिला होगा, बट मिला हुआ ऐसे याद नहीं आता। तो अच्छी बात है कि कुछ अलग अलग तरह के खेलों में भी, और ये बढ़िया कि कम से कम घुड़सवारी जैसे खेल में भी एशियाई लेवल पर हमारी टीम का और हमारे खिलाड़ियों का दबदबा है। तो तीसरा गोल्ड 41 साल बाद आया गोल्ड मेडल। तो वाओ, तो मेरे पहले से ही है ना, मेरे बात तो आई नहीं। अभी चोपड़ा साहब से पूछ लिया, उम्र उससे ज्यादा तो होगी नहीं। तो चोपड़ा साहब में 41 साल बाद गोल्ड आया है, इसलिए पहले का मुझे पता नहीं। चलिए, तो ये बहुत हमारी पूरे भारतीय जो प्रतिनिधि मंडल है जो वहाँ पर खेल रहे हैं उनको, और विशेषकर गोल्ड मेडल मिलने वाले खिलाड़ी को बहुत बहुत बधाइयाँ जी। वैसे बहुत प्रेस्टिजियस इवेंट है ये जिसमें जीता है। इक्वेस्टेरियन उसे बोला जाता है, ड्रेसेज कंपटीशन होता है। तो उसमें आपका राइडर किस तरह से है, आपका घोड़ा किस तरह से है, किस पोस्चर में है, वो सारी चीजों पर भी करता है। तो घोड़े का पोस्चर भी देखा जाता है, बहुत इंसानों के पोस्चर बराबर नहीं होते। गजब है। अच्छा, घुड़सवार और घोड़ा दोनों बराबर दिखने चाहिए, एक सर्टेन स्टैंडर्ड वो होना चाहिए उसका। अच्छा, मतलब प्रेस्टिजियस इवेंट जीत कर आए हैं, बहुत बढ़िया है। चलो, ये तो और भी अच्छी बात बताई आपने। आइए इस बीच बढ़ते आगे, और बाजार तो सुस्त ही कोई खास एक्शन के मूड में है नहीं, लेकिन एक स्पेस है जहां पर फोकस काफ़ी है, वो है FMCG कंपनियों का।
इन कंपनियों का फोकस बढ़ रहा है क्विक कॉमर्स पर। अब आप सोचेंगे ये क्विक कॉमर्स है क्या और इसकी वजह क्या है फोकस बढ़ने की। नूपुर हमारे साथ है दोनों ही बताने के लिए। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, क्विक कॉमर्स का ही ज़माना है एक्चुअली। क्विक कॉमर्स क्या होता है? 10 मिनट में आपके घर पे डिलीवरी आ जाए, खाने की, सामान की, जो सामान की। अच्छा, हाँ, नीचे लिफ्ट में जाने से पहले आपके घर पे सामान हो, वो क्विक कॉमर्स है। अच्छा, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में हम देखें 10-15 मिनट तो लिफ्ट में आने जाने में लग जाते हैं। करेक्ट। आजकल उतने में तो डिलीवरी आ जाती है। अच्छा, जोमेटो से, ब्लिंकिट से आ जाती है, स्विगी से, इंस्टामार्ट से आ जाती है, अमेजोन थोड़े टाइम बाद है ना इनके लिए अलग ही एक लिफ्ट बनाएंगे हर बिल्डिंग में। ये क्विक कॉमर्स वालों की लिफ्ट है। एक होती है ना कि रेजिडेंट्स के लिए, एक गेस्ट के लिए, दूसरा वो हेल्प वाले के लिए, सर्वेंट्स वगैरह के लिए, चौथी लिफ्ट बनेगी क्विक कॉमर्स के लिए। जय हो जी। और फोकस तो सर इसी पे है, क्योंकि खाना बनाते बनाते अगर एक मसाला कम पड़ गया तो जल्दी से आप मंगा सकते हो, इसलिए एफएमसीजी कंपनीज का फोकस इस पे, और इनफैक्ट वो इस इंडस्ट्री को काफ़ी स्ट्रांगली ग्रो करते हुए देख रहे हैं। उनका कहना है कि फिलहाल ई कॉमर्स से सिर्फ 6 से 9% का योगदान आता है। ऑनलाइन ग्रोसरी और क्विक कॉमर्स में देखें तो दोनों का लगभग 10% का योगदान है। आने वाले सालों में जो योगदान है वो 6 से 9% जो फिलहाल है वो बढ़कर 40 से 50% हो जाएगा, और FY25 तक 25% ई कॉमर्स की बिक्री क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ही होगी। तो ई कॉमर्स को छोड़ के अब लोग क्विक कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं, फास्ट डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं। डाबर इंडिया की तरफ से भी कुछ हमने देखा था कि यहाँ पे योगदान होता है, उनके क्वार्टरली प्रेजेंटेशन में भी अगर आप देखेंगे तो 9% जो है वो ई कॉमर्स से आता है। नेस्ले देखे तो 7% का कॉन्ट्रीब्यूशन ई कॉमर्स सेल्स से आता है। पाले इंडिया भी देखे तो 5% की सेल्स आपको वहाँ से आती हुई दिखती है। जोमेटो सबसे पहले यहाँ पे फोकस में आ जाएगा, क्योंकि जो क्विक कॉमर्स है उससे 16% की कंपनी की आय आती है, और FY24 के Q1 के जब नतीजे आए थे तो हमने देखा था कि क्विक कॉमर्स की जो आय वो लगभग 2 गुनी होती हुई दिखी थी। तो एफएमसीजी कंपनीज का फोकस क्विक कॉमर्स पे, ई कॉमर्स तो ऑलरेडी कर ही रहते, लेकिन अब कैसे फास्टर डिलीवरी उस पर भी उन कंपनीज का फोकस है। और जोमेटो जो डिलीवर करता है वो तो डेफिनेटली फोकस में है ही। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें भी आई थिंक डिलीवरी का आज या कल ही कुछ अपडेट आया है। उन्होंने भी ई कॉमर्स लिंकेजेस के लिए कुछ नए प्रोडक्ट या कुछ नई एसेंशियली बिजनेस लाइन लेकर आ रहे हैं इसी कनेक्टिविटी के लिए। और मुझे याद है कुछ समय पहले अनिल जी की तरफ से भी लॉजिस्टिक्स थीम आगे निकल कर आ रही थी। सप्लाई चेन में आप कह रहे थे कि अगली वैल्यू क्रिएटर, जैसे रेलवे और डिफेंस आइडेंटिफाई किया था, अगला वैल्यू क्रिएटर सप्लाई चेन आपके लिए बनने वाला है। ये थोड़े सेमी इंफ्रा काइंड ऑफ है, जैसे रेलवे हो गया आपका सेमी इंफ्रा है, मतलब सप्लाई चेन तो आपको इंफ्रा में गिन लेना चाहिए, जहाँ लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड सारी सर्विसेज दे रहे हैं। तो आई थिंक ये स्पेस डीप मजबूत रहने वाली है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो जबरदस्त ग्रोथ आएगी। और जब जितनी अब ई कॉमर्स कंपनियां हैं, सामान तो कहीं तो रखेगी, दुकान नहीं खोलेगी तो गोडाउन, या तो दुकान खोल लो या गोडाउन बना लो। जितनी कम दुकान है उतने गोडाउन ज़्यादा लगेंगे। और लॉजिस्टिक्स में आपके वेयर हाउसेस, ये सारे जो बनने स्टोर करने के लिए सारे होना ही है मेरे ख्याल से। जैसे फॉर एग्जांपल ये जितने QSR वाली कंपनियां हैं, ऐसे रेस्टोरेंट नहीं खोलती, बिठा के खाना नहीं कम खिलाती, तो क्या है, क्लाउड किचन है। हाँ, है ना, करना तो पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाना ही पड़ेगा आपको। सो एग्जैक्टली काम तो मुझे तो लगता है कि कॉमर्स वाली कंपनी से ज़्यादा है ना डिलीवरी वाली, सप्लाई चेन वाली में। हालांकि क्विक कॉमर्स में भी जो जोमेटो जैसी कंपनियां हमारी पसंद की हैं एग्जैक्टली, लेकिन मुझे तो लॉजिस्टिक कंपनी में ज़्यादा आपने कहा भी था अभी ये नई थीम बन रही है। 5 साल में ये थीम मजबूत होगी, बड़ी होगी। G20 के बाद की थीम निकल गई। यस। चोपड़ा साहब, आपको कुछ पसंद है सर इस सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स डिलीवरी स्पेस में? मैं पहले तो बिल्कुल अग्री करता हूँ जो बात कर रहे थे हम लोग रिगार्डिंग लॉजिस्टिक्स के। मेरे एक दोस्त हैं, वो सोनीपत के पास, उनके पास एक लैंड पार्सल था। मैंने उनको कुछ साल पहले सजेस्ट किया, और अमेज़ॉन ने उसको 3+3+3 लीज, मतलब 9 साल के लीज पीरियड के लिए उनको विद एन एस्केलेशन क्लॉज उनको साइन किया। तो निश्चित रूप से जो कंपनीज अब बड़ा लॉजिस्टिक्स का गेम खेलेंगी तो उनको वेयरहाउसिंग भी चाहिए। तो मुझे लगता है वेयरहाउसिंग
और लॉजिस्टिक्स दोनों इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स हो जाएंगे। इस पूरे क्षेत्र में मुझे महिंद्रा लॉजिस्टिक्स अच्छा लगता है क्योंकि वो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है और महिंद्रा का अपना ही बहुत सारा लॉजिस्टिक्स का काम है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स भी मुझे अच्छा लगता है जो कि काफ़ी गिरावट देख चुका है, तो ऑल कार्गो भी अच्छा है। और इसके साथ साथ ब्लू डार्ट, ये 3 कंपनीज हैं जो मुझे फिलहाल बहुत अच्छी लग रही हैं और इसको थोड़ी लंबी अवधि से देखें। मुझे लगता है जैसे अनिल जी कह रहे हैं 5 साल में लॉजिस्टिक्स का पूरा रीराइट हो जाएगी स्टोरी और काफ़ी तरीके से जो हम देख रहे हैं, जिस तरीके से क्विक कॉमर्स की आपने बात करी, तो आई थिंक ये कंपनीज बहुत ज़बरदस्त बेनिफिशियरी होंगी। और फ्यूल प्राइसेस इस दौरान अगर कम आ गए तो भी मुझे लगता है कि इनके जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है उस पर बहुत फर्क पड़ेगा। अभी फ्यूल कॉस्ट हाई होने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। एक और कंपनी है VRL लॉजिस्टिक्स, वो भी मुझे ठीक लगती है, 713 पे अभी ट्रेड कर रही है, करीब 772 के लिए 770 के लिए इसको खरीदा जा सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो लॉजिस्टिक्स थीम पे मेरा भी काफ़ी विश्वास है, मगर लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए। अब इसमें कोई बहुत ज़्यादा अभी फायर वर्क शुरू हो जाएंगे मुझे नहीं लगता, बट लॉन्ग टर्म के लिए सेक्टर बहुत अच्छा है, रहेगा बेहतरीन। लॉजिस्टिक्स सेक्टर में यहाँ पर करें निवेश, 3 से 5 साल का व्यू रखेंगे तो होगा आपके लिए बेहतर। आइए आशीष तैयार, वक्त है बैन से बेनिफिट का। बहुत ही एक्टिव सीरीज का समापन होने जा रहा है। आशीष की तरफ से बचे हैं सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन, आज और कल का, इसमें बदलाव देखने को मिलेंगे। तो आशीष पहले कौन से बताएंगे, बाहर निकलने वाले या अंदर आने वाले? सर बाहर निकलने वाले बताता हूँ, अंदर वाले थोड़े से ट्रिकी हो रहे हैं आजकल। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें पोजीशंस बन रही हैं, कहना मुश्किल। तो बाहर निकलने वाले तो ट्रिकी नहीं है ना? नहीं, उसमें तो क्लियर है, एक बार कम होगी तो हो गई पोजीशन। आज थोड़ी सी क्लैरिटी उसमें भी कम है। ग्रैनुअल्स है क्योंकि बॉर्डर लाइन पर है, 80.19% है सर, स्टॉक रुक जाते हैं। 80.004 भी होगा तो भी रुक जाएगा, करेक्ट। तो ग्रैनुअल्स ये स्टॉक बाहर आ सकता है। यहाँ पर 80.19% है, थोड़ा समय बचा हुआ है हमारे पास, तो यहाँ पर नजर रखेंगे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अभी भी 83% है, हिंदुस्तान कॉपर है 84%, कनारा बैंक है 85% और बलरामपुर चीनी यहाँ पर पोजीशंस घटी हैं मुकाबले कल के, तो अभी हैं करीब करीब 89%। तो ये बाकी के जो 4 स्टॉक हैं वो तो बैन में आपको बने रहेंगे। ग्रैनुअल्स बाहर निकल सकता है, लेकिन एंट्री के लिए आज से भी देखिए सर बहुत सारे स्टॉक हैं, मैं सबके नाम नहीं लूंगा, लेकिन 2 स्टॉक ऐसे जिनमें पॉसिबिलिटी लग रही है, पोजीशंस काफी ज्यादा है। पहला तो डेल्टा कॉप है, यहाँ पर 130% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन में। हाँ 130 हो गई है। तो ये तो पिटने के लिए आया था लगता है। मनापुरम में भी हो गई है, 124% है, सिग्निफिकेंट है काफी। आज 130 वही आज सबने शॉर्ट कर दिया होंगे, आज सबने शॉर्ट कर दिया। नहीं जो भी किया शॉर्ट किया, लॉन्ग किया, भगवान जाने, स्टॉक तो ढीला ही है। ऐसा है। अच्छा स्टॉक सर और भी इंडिया सीमेंट 103% है, लेकिन मुश्किल लग रहा है कि वो हो सकता है कि रोल ओवर का ही हो। इंडस स्टार रोज प्रयास कर रहा है लेकिन रह जाता है 90% के आसपास, आज भी 102% है। एनएमडीसी में भी सर पोजीशन बनी है, आपने जो खबर बताई इसके बाद आप देखें तो करीब 99% है मार्केट वाइड पोजीशन में, लेकिन डाउटफुल है। एंट्री के लिए आज से 2 स्टॉक को रडार पर रखेंगे, डेल्टा कॉप और मनोपुरम, जहां पर 124 से 130% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, और बाहर निकलेगा ग्रैनुअल्स करीब 80.19% है। ओके, ये है आपके लिए बैन से बेनिफिट। सारे काउंटर्स यहाँ पर रखनी है आपको नजर। आइए एक कॉल आई थिंक आ रही है हिमांशु जी की तरफ से, बिल्कुल उनके लिए हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। डीप एक ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आ रहा है पीवीआर आइनॉक्स के चार्ट पर, जहां पर पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशंस के लोज टूटते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर स्टॉक एक अच्छा कंसोलिडेशन बना रहा था, जिसमें आज के सेशन में एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन को कैरी किया जा सकता है। 1688 1690 के करंट लेवल्स हैं, इन लेवल्स पर शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है 1705 के स्टॉप लॉस के साथ। लोअर साइड पे 1660 1650 तक के टारगेट्स मुझे लगता है कल तक यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं, तो पीवीआर आइनॉक्स में शॉर्ट करके चलने की सलाह है। और एकमात्र शॉर्ट कॉल ये है हिमांशु जी की तरफ से पीवीआर में बिकॉली करने का। अभी आज सुबह से आया नहीं है दीप, एक भी शॉर्ट कॉल नहीं आया। ये पहला शॉर्ट कॉल है जो हिमांशु जी ने दिया है, हिम्मत करके 1705 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट नीचे के जो बनेंगे 1660 1650 के। वंडरफुल, क्या बात है। आइए 3-20 की स्ट्रेटजी कर ली जाए दीप। बिल्कुल, कभी कभी तो हम सही समय पे काम करते हैं। बिल्कुल सर, तैयार है बिल्कुल भी अनिल जी के लिए।
कुछ ज़्यादा बदला नहीं है, इनफैक्ट सिचुएशन थोड़ी खराब ही हुई है अनिल जी। 150 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट नीचे आपका नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहा है। जो अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ी है, मूडीज की वार्निंग आई है, आई थिंक आज बाजार वो इम्पैक्ट कैप्चर आपको करते हुए दिख सकता है। कल तो अमेरिकी बाजार 4 दिन के बाद रिबाउंड होते हुए दिखे थे। यूरोप की भी हालत सुस्त ही है, 0.5% नीचे। रुपया आपका 7 पैसे कमजोर है, रिकॉर्ड लो से ज़्यादा दूर नहीं है इस समय रुपया आपका। कच्चे तेल पर थोड़ा दबाव ज़रूर है। आज इनका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आने वाला है, साथ ही न्यू होम सेल्स का भी डेटा आने वाला है, तो उस पर भी थोड़ा रिएक्शन अमेरिकी बाजार दिखा सकते हैं। बताएं सर क्या करना है। दीप देखिए, करना तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो लेने का तो आपका मन होना नहीं चाहिए। जब आप नीचे ही बंद हो रहे हैं, पहली चीज मतलब कोई ऊपर तो ज़्यादा खास ऊपर क्लोजिंग तो हो नहीं रही है। दूसरी बात यह कि कोई डाउ फीचर्स भी आपको कंफर्ट तो दे नहीं रहे। तीसरा ये कि वहाँ के बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स तो मजबूती बना हुआ है। खरीदने की एक वजह तो बताओ, इसलिए आज आप खरीद के जाए जी। अब रहा सवाल क्या शॉर्ट करना चाहिए, तो अब यही है कि शॉर्ट करने में रिस्क है कि डे लो के आसपास तो नहीं कहूँगा, लेकिन जहाँ आप बंद हो रहे हैं वो सपोर्ट लेवल के आसपास ही हो रहे हैं। गिरना होता तो आज भी गिर सकता था। वैसे देखा जाए तो आज निफ्टी का चार्ट देखो, आप ज़्यादातर वक्त तो हरी चोटियाँ ही दिख रही है आपको। यस सर, करेक्ट। सो इसलिए लेने बेचने जैसा कोई मतलब कोई भी ट्रेड आप तब लो, बेचो तब जबकि आपको 75-100 पॉइंट नीचे खुलने का उम्मीद हो, खरीदो तब जब 75-100 पॉइंट ऊपर खुलने की उम्मीद हो। और अगर ये दोनों ही नहीं हो तो ओवरनाइट पोजीशन की रिस्क भी रखो और मोटा मुनाफा आने की उम्मीद ना हो तो फिर करना क्यों है। तो इसलिए बेहतर कि नो फ्रेश ट्रेड। लॉन्ग है अगर आप निफ्टी पे तो 19,500 का पुट लेकर जाएं, शॉर्ट है तो 19,800 का कॉल लेकर जाएं। नहीं भी जाएंगे कॉल ऑप्शन के साथ तो चलेगा, क्योंकि शॉर्ट की साइड में फेवर ज़्यादा है डाउ को देखते हुए। लॉन्ग के लिए 19,500 का पुट होना जरूरी है। बैंक निफ्टी 44,500 के नीचे बंद नहीं हो रहा, तो क्लोजिंग बेसिस पे अब भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो रहा है। लॉन्ग पोजीशन तो होल्ड कर सकते हैं, वही 16,625-650 के आसपास आप बंद होंगे। नीचे में 44,500 या 44,400 का पुट ऑप्शन खरीद कर अपने आप को हेज रखें। शॉर्ट है तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी अगर किसी को करना है तो 45,000 का कॉल ऑप्शन खरीद के अपने आप को हेज कर सकता है। सिंपल, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये है आपके लिए रहा इस समय बाजार के एक्शन। ये पूरा दिन सिर्फ 60 अंक की रेंज में आपने निफ्टी को ट्रेड होते देखा है। सिर्फ 60 अंकों की रेंज में निफ्टी आज पूरा दिन ट्रेड हुआ है। करीब 250 अंक की रेंज हमने बैंक निफ्टी पर देखी है। आइए देखते हैं अगर इस रेंज बाउंड बाजार में भी जय को कोई ट्रेड्स मिले हैं या नहीं। बिगुल कैश का ऑप्शन। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून। बहुत ही सुस्त बाजार रहा है इंडेक्स के हिसाब से, आपने क्या किया है आज? दीप बिल्कुल, इनफैक्ट दीप फ्रेश रिकमेंडेशन तो नहीं है, बट मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मॉर्निंग में मैंने रिकमेंडेशन दिया था सेंसेक्स का 66,200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन दीप खरीदारी करने की सलाह दी थी मैंने 250 के करीब, और मैंने ये भी कहा था 257 के करीब। इनफैक्ट कि 220 आता है तो फर्दर ऐड कीजिएगा एंड आपका एवरेज लगभग 235-40 का हो जाएगा, और अभी 204-205 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो आई मीन उसमें बने रहे। आई थिंक कल भी एक साइडवेज क्लोज हमें देखने मिला निफ्टी में, आज भी एक साइडवेज क्लोज ही देखने मिला, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज रेदर, आई वुड पुट इट दैट वे। तो ये जो 4 दिन की गिरावट थी, उसके बाद जब इंडेक्स ये कंसोलिडेट कर रहा है नीचे की तरफ, सो अगर ये लेवल्स बहुत ही क्रिटिकल है 19,600, 66,000 एंड 65,800 की, अगर ये होल्ड आउट करते दीप तो एक बाउंस बैक आपको मार्केट में आते हुए देखने मिलेगा। अगर ये ब्रेक होता है कल, देन आपको टिल एक्सपायरी, दैट इज वेंसडे थर्सडे दोनों ही दिन आपको फर्दर सेल ऑफ देखने मिलेगा। तो जब तक वो लेवल्स होल्ड कर रहे हैं, आई थिंक देयर कैन बी अ बाउंस बैक। आज तो इंडेक्स ने एक साइडवेज मूव दिखा दिया, तो इसमें बने रहे, ये मेरी सलाह रहेगी। ओके, तो कोई फ्रेश व्यू तो नहीं है इस समय, बट अगर जो ट्रेड दिया है उसमें बने रहें, ये आप करके चल सकते हैं। इस पर रखिएगा नज़र। हाँ, देखते हैं स्टॉक में आपको एक्शन कुछ ज़्यादा इस समय दिख नहीं रहा है। क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं और बहुत ही सुस्त कारोबार रहा है। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़रूर रहा है। 1-2 और स्टॉक्स पर नज़र डाल देते हैं जाने से पहले, जहां पर आपको मूव्स फिर भी आज थोड़ी ठीक दिखी हैं। आइशर मोटर्स टॉप गेनर है, 2.5% ऊपर बंद हो रहा है। सुदीप शाह साहब जरा आइशर मोटर्स देखें, बताएं सर क्या करके जाना है अगर इसमें पोजीशन ली हुई है तो? दीप, अगर आइशर मोटर्स में अगर पोजीशन है तो मेरे हिसाब से इसको कैरी करके जा सकते हैं, बिकॉज ये हाईएस्ट लेवल पे बंद हो रहा है अगर हम पिछले 3 महीने की बात करें तो।
तो मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन में से एक ब्रेकआउट तो नजर आ ही रहा है। एक थोड़ा ऊपरी लेवल से थोड़ा सेलिंग प्रेशर है वो 1.5-2% का है, बट वो इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद, अगर 3 महीने के कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट आ रहा है, मुझे लग रहा है ये अगले 1-2 दिन में हमें मोमेंटम यहाँ पे देखने मिल सकता है आयशर मोटर में। तो अगर किसी के पास पोजीशन है तो 3420 के स्टॉप लॉस के साथ, जो कि एक इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज भी है यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे इसको होल्ड किया जा सकता है 3420 के स्टॉप लॉस के साथ। और 2-3 सेशंस में मुझे लग रहा है यहाँ पे 3580 का लेवल आ सकता है। तो ये दो हैं आपके लिए लेवल्स आयशर मोटर्स के लिए, जिसके लिए आप करें होल्ड। आइए बिल्कुल तैयार है जय के लिए, जय का जैकपॉट, और उसके बाद सुमित जी भी है कतार में। बताए जय। अनिल जी यही महीने का फ्यूचर्स खरीदे कोलपाल का, कोलगेट पामोलिव फ्यूचर्स खरीदे 2074 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 2040, सो लगभग 33-34 पॉइंट का ये डाउनसाइड रिस्क है। ऊपर में जो टारगेट्स है इसके 2160 से लेकर 2210 के निकल कर आ रहे हैं, अच्छे टारगेट्स। और ये मैं 2 दिनों के लिए कह रहा हूँ, आई मीन जस्ट फॉर 2 डेज इसको खरीद के चल सकते हैं। जो हिसाब का ब्रेकआउट आया है, आई थिंक 1-2 दिनों में ही इसके टारगेट हासिल होने के पूरे चांसेस है। कोलगेट खरीदे, और थोड़ी देर पहले कोलगेट में खरीदारी की राय हिमांशु जी ने भी दी थी 2045 पर, और वहां से 2075 तो ऑलरेडी हो चुका है। हिमांशु जी बधाई स्वीकार करें, 30 रुपये ऊपर वहां से हो चुका है। आपका टारगेट 2100 का है, टारगेट 2160 का जय का है पहले वाला। तो हिमांशु जी का कॉल बहुत ही मजबूत रहा। दिन के दौरान तो छोड़िए, शो के दौरान ही चल पड़ा ये बढ़िया एक्शन आता हुआ कोलगेट में। आइए एक्शन 1 के लिए एक और स्टॉक तैयार है, बताएंगे सुमित जी बिगुल के बाद। बताएं सर। अनिल जी बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 583 रुपए 40 पैसे। 583.40 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है मैरिको। मैरिको के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। मैरिको तेजी के ट्रेंड में है। एक अच्छे खासे तेजी के ट्रेंड के बाद इसने छोटा सा साइडवेज करेक्टिव मूव दिखाया और अभी वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम कर रहा है। मैरिको में यहाँ पे सीएमबी पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। 573, 574 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 573 का स्टॉप लॉस लगा के मैरिको में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में इसका पहला टारगेट 595 रुपए का, दूसरा टारगेट 600 रुपए का। ये दोनों टारगेट शॉर्ट टर्म के होंगे। पोजिशन टारगेट में 600 के ऊपर के लेवल भी दिखाएगा। फिलहाल शॉर्ट टर्म के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें 573 के स्टॉप लॉस से 595, 600 के टारगेट्स के लिए। 595 और 600 के टारगेट के लिए मैरिको पर करें आप खरीदारी। एफएमसीजी स्टॉक्स यही एक्शन में आपको दिख रहे हैं टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड। कोलगेट की बात हो गई है, नेस्ले आज एक्शन में है, ब्रिटानिया की बात अभी हो रही थी, मैरिको पर भी आपके लिए कॉल आ रहा है, एचयूएल भी आपके लिए पॉजिटिव बंद होते हुए दिख रहा है, आईटीसी भी फ्लैट बंद हो रहा है। तो टुवर्ड्स द एंड एफएमसीजी में थोड़ा रोटेशन आपको जरूर बनते हुए दिखा है। बट टॉप 2 गेनर्स आपके ऑटो स्टॉक्स थे, आयशर और हीरो मोटोकॉर्प, साथ ही बजाज ऑटो, इसमें भी आपको अच्छी खरीदारी दिखी है। नजर रखिएगा कल के ट्रेडिंग के सेशन के लिए। एफएमसीजी तो एक्शन में था ही, पीएसयूज में आपने मूव देखी है, ओएनजीसी स्पेशली आज आपको एक्टिव दिख रहा था। देखते हैं कल अगर इसमें फॉलो ऑन बाइंग आती है कि नहीं। एनटीपीसी एसबीआई की तरफ से भी आपने पॉजिटिव रुझान बनते हुए देखा है। इसके अलावा टाटा स्टील में खरीदारी आई है, मूडीज ने जो रेटिंग अपग्रेड किया है। कल की बड़ी तेजी के बाद आज फॉलो ऑन बाइंग थी बजाज फाइनेंस में भी, एचडीएफसी बैंक भी आपको स्टेबल दिख रहा था, टीसीएस, एलएनटी, एचयूएल, यहां से भी बाजार को सपोर्ट मिला है। तो निफ्टी को आज कुछ बड़े स्टॉक से सपोर्ट जरूर दिया है, इसलिए लगातार दूसरे दिन निफ्टी आपका फ्लैट बंद होते हुए दिख रहा है। बट बैंक्स में आज कमजोरी है। कल 150 पॉइंट ऊपर थे बैंक निफ्टी, आज 125 पॉइंट नीचे आपको बंद होते दिख रहा है। इंडसइंड, कोटक ये दोनों फिसले हैं। आईसीआईसीआई बैंक पर भी आपने प्रेशर आते हुए देखा और एक्सिस बैंक भी कमजोर है। तो दिग्गज प्राइवेट बैंक्स, एचडीएफसी बैंक को छोड़ के बाकी दिग्गज प्राइवेट बैंक्स में आज आपने कमजोरी आते हुए देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आइए। वोडाफोन आइडिया जो सेकंड हाफ में काफी एक्टिव था, 7% ऊपर वायदा कारोबार का टॉप गेनर बन रहा है। डिक्सन टेक में एक अच्छा स्पाइक आया है 4.5% की तेजी का। एस्ट्रल लिमिटेड सुबह से एक्टिव है। रैमको सीमेंट में मूव आ रही है। इंडस टावर भी आपको मूव करते दिख रहा है। ग्रैन्यूल्स, महानगर गैस, चोला इन्वेस्टमेंट, अंबुजा सीमेंट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, टाटा पावर, इप्का लैब्स, आईडीएफसी लिमिटेड, ये सारे काउंटर्स हैं जहां पर आपको बढ़िया खरीदारी दिख रही है। गिरावट, ग्लेनमार्क फार्मा 3.5% का कट, श्रीराम फाइनेंस 3% नीचे, डेल्टा कॉप कल 20% ऑलमोस्ट लुढ़कने के बाद आज 2-2.25% कमजोर हुआ है। पिरामल एंटरप्राइजेस पर आपने प्रेशर देखा है। और फार्मा में भी गिरावट थी। साथ ही कैनफिन होम्स, मुथूट फाइनेंस, भारत फोर्ज, बर्जो पेंट्स, वोल्टास, पीवीआर आइनॉक्स,
कैनरा बैंक, गुजरात गैस, दीपक नाइट्रेट, इंडिया बुल्स हाउसिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएफसी, यहाँ पर भी आपने कमजोरी आती हुई देखी है। कैश मार्केट की तरफ आइए, डिफेंस स्टॉक्स स्पेशली शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड 10% ऊपर, मजगांव डॉक अच्छी तेजी इसमें, शिपिंग कॉर्पोरेशन, जीई शिपिंग, ये सारे काउंटर्स भी एक्टिव थे। एमटार टेक्नोलॉजीज 8% का स्पाइक आज दिखा रहा था, थोड़ा रिसेंटली कंसोलिडेट हुआ, आज 8% आपके लिए एमटार ऊपर था, 2600 रुपए। 2600। तो डिफेंस और डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं गजब चल रहे हैं, जबरदस्त, कहीं रुकने का थमने का नाम नहीं। इसलिए हम कहते हैं किसी भी लेवल पे आप सोचेंगे बहुत बढ़ गया और वहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे तो आपके हाथ से कैसे स्टॉक निकलेगा, इसके ये कुछ एग्जाम्पल है। चाहे वो मजगांव डॉक देख लें, एमटार टेक्नोलॉजी देख लें, ये न रुकते हैं न थकते हैं, मतलब चलते ही जाते हैं। कहीं अब आप ये सोचेंगे कि बड़ी तकलीफ होती है, बाद में लिया नहीं जाएगा, बाद में नहीं लिया जाएगा, ये अलग जोन में जा चुके हैं। आप ले नहीं सकते, अगर फंड मैनेजर तो ले ले, अलग बात है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। वैसे ही हाल है, खुद के वैसे से नहीं लिया जाएगा। एनीवे, चलिए 19,675 के आसपास जो हम बात कर रहे थे, लगभग वहीं पर प्रोविजनल क्लोजिंग आती दिखी। फाइनल क्लोजिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, लाल हरे निशान के बीच में निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर भी 100 पॉइंट का नुकसान है, 44,625-75 के बीच में कहीं होनी चाहिए। और सेंसेक्स 45 से नीचे बंद होता दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स 161 अंक कमजोर है भाई। रात को आज क्या होने वाला है अमेरिका में? तूफान के पहले की खामोशी भी नहीं है, तो तूफान के पहले की पूरी साफ तूफान मतलब बड़े हवा के झोंके चलने शुरू हो गए। मतलब 80-70-80 पॉइंट से की गिरावट से डाउ फ्यूचर ने शुरुआत की थी, बढ़ते बढ़ते 160 पॉइंट तक पहुंच गए। थोड़ा रुको, 90 पॉइंट नीचे है नैस्डैक फ्यूचर्स और स्मॉल कैप इंडेक्स बंद हुआ है हरे निशान में। मिड कैप इंडेक्स में हल्के फुल्के नुकसान के साथ आज रही पारी की समाप्ति। 10 पॉइंट नीचे बंद हुआ है निफ्टी, 9 पॉइंट कह सकते हैं, 19,665 के आसपास। और 78 अंक नीचे सेंसेक्स बंद होता दिखा है, 141 अंक नीचे बंद, 44,625 बैंक निफ्टी। समाचार समाप्त हुए, विदा लेने का वक्त। चोपड़ा साहब का विशेष आभार, कुणाल जी, हिमांशु जी, मेहुल जी और सुमित जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय ठक्कर साहब, छुट्टी की बहुत चेहरे से लग रहा है कि हम छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं, ऐसे जय के चेहरे से बिल्कुल लग रहा है। जय हो चुका है आज का। ओके, और साथ ही अनिल जी 2 दिन कैसे निकाले अनिल जी, क्या बताऊं? 2 दिन कैसे निकाले अनिल जी, क्या बताऊं? इतना साइडवेज हो गया मार्केट कि मार्केट चालू है बंद समझ में नहीं। अच्छा, मार्केट की वजह से है ना, हमें लगा 2 जनों की वजह से, 2 दिन से तो ठीक है, मुझे लगा 2 जन की वजह से, दीप और मेरी वजह से आप इतना एकदम ढीले हो गए। नहीं, है ना, अभी ठीक है। ओके, तो चलिए, जय और हमारे सुदीप जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए। आप सबसे कल फिर होगी मुलाकात, मुझे दीप को इजाजत दीजिए।